सो दिस इज अवर प्रोग्राम रेगुलेटरी बॉडीज प्रीलिम्स एग्जामिनेशन प्रोग्राम। अब सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि ये एक सर कोर्स है क्या, मतलब व्हाट इज वन थिंग दैट इज डिफरेंट इन दिस कोर्स। सो यहाँ पर रेगुलेटरी बॉडीज को प्राइमरी फोकस करा गया है। नाबार्ड, सेबी, सिडबी, पीएफआरडीए, आईबीपीएस एसओ, एसबीआई एसओ, एनपीएस और ईपीएफओ, ये सारे वो एग्जाम्स हैं जो प्राइमरी पेपर्स हैं, जिनके बेसिस पे ये तो वो हैं जिनके हम 100% सारे पीवाईक्यू करने ही वाले हैं। इनके जो भी इनमें कंटेंट आता है, जो भी जिस लेवल ऑफ डिफिकल्टी क्वेश्चंस आता है, तो ये एक दूसरे से कैसे रिलेटिंग है, कितना कितना इनका सिलेबस मैच होता है। एक को अगर हम पढ़ते हैं, एक का किसी का मेंस का कंटेंट पढ़ते हैं, तो वो किस किस एरिया में यूज हो पाएगा, ये भी आपको साथ साथ में इंफॉर्मेशन दी जाएगी रेगुलेटरी बॉडीज के पेपर के कोर्स में। तो दिस इज द क्लास 1 ओरिएंटेशन क्लास है। अभी पहले समझते हैं कि क्या होता है। कोई भी इन पेपर का प्रीलिम्स जो होता है ना, प्रीलिम्स, उसमें जनरल अवेयरनेस, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, कंप्यूटर, ये तो होता ही होता है। ये है जो 100% रहेगा मौजूद। इट विल ऑलवेज बी देयर। अब क्या होता है, कोई भी यूपीएससी एस्पिरेंट आता है, ठीक है, एक कोई यूपीएससी एस्पिरेंट आया है बढ़िया सा। अब उसको क्या होता है कि सर, आई एम गुड इन जीएस, वेरी गुड इन जीएस, बट नॉट दैट स्ट्रॉन्ग इन ऑल दीज पेपर्स। तो अब क्या होता है, उसको मिनिमम 1 ईयर लग जाता है, मिनिमम आराम से 1 ईयर या 6 से 7 मंथ लगते हैं इसी पे कमांड लाने के लिए, अनटिल एंड अनलेस उसका मैथ्स काफी अच्छा है। बट जनरली यूपीएससी लाइन में होता नहीं अच्छा, ठीक है। तो इस पे कमांड लाने में, अब सपोज करो जैसे इस बार का प्रीलिम्स हुआ, प्रीलिम्स ओवर हो गया, उसका प्रीलिम्स नहीं हुआ। अब वो सोचता है कि सर मैं अपना करियर को डाइवर्सिफाई करता हूँ। तो डाइवर्सिफाई कैसे करेगा, उसको 1 डेढ़ महीना, 1 मंथ तो प्रोसीड करने में लग जाता है कि सर जून से जुलाई आ गया, प्रोसीड करते करते कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं अब दूसरा करियर ऑप्शन क्या चूज करूँ। ओके, सपोज करो उसने इनमें से कोई एक पेपर चूज करा, नाबार्ड, सेबी, सिडबी, पीएफआरडीए, इनमें से कोई भी एक पेपर चूज करा, ठीक है। लेट्स टेक एग्जांपल कि ही और शी चूज सिडबी। अब क्या हुआ, जुलाई यहाँ पे आ चुका है, इसकी नोटिफिकेशन आ जाएगी जुलाई एंड में, इसका प्रीलिम्स होगा सितंबर स्टार्टिंग में। अब सबसे पहले तो ये सारी चीजें हैं जो ये हैं, ये आएंगी। इसके साथ क्या चीज आएगी सर, इसके साथ एमएसएमई स्पेसिफिक आएगा और जनरल स्ट्रीम आएगा। अब ये वो कंटेंट है, ये दोनों चीज जो मेंस पढ़ते हो तभी रेडी होता है। ये मेंस का कॉम्प्लीमेंट्री कंटेंट है। तो जब आप मेंस पढ़ोगे इनका, तब जाके ये रेडी होगा। तो मतलब ये जो पेपर बने हैं, जितने भी रेगुलेटरी बॉडीज के पेपर बने हैं, इनमें एक खूबी होती है कि आप मेंस करना स्टार्ट करो, उसके साथ साथ आपका प्री का 40% सिलेबस ऑलरेडी ओवर हो चुका, जिससे मेरिट बनेगी, मतलब जिससे डिसाइड होगी आपकी रैंक, आपकी पोस्ट। वो मेंस और प्री दोनों साथ साथ ही चलते हैं, एग्जैक्टली सेम। जो इन्होंने एक्स्ट्रा डाल रखा है, इन्होंने एक्स्ट्रा क्या डाल रखा है सर, वो है यही सारी चीज, मैथ्स, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, इंग्लिश, कंप्यूटर। ये है सिर्फ और सिर्फ बच्चों को छांटने के लिए। अगर मैं बोलूं कि एलिमिनेशन राउंड के लिए, एलिमिनेशन राउंड क्यों, क्योंकि सर ये सारी चीज तो ना मेंस पढ़ने के लिए एक यूपीएससी का बच्चा रेडी होता है कि यस आई कैन स्टडी मेंस, आराम से हो जाएगा, आई कैन हैंडल दैट मेंस। अब हर एक पेपर के मेंस में क्या होता है, ये जितने भी हैं यहाँ पे, दीज ऑल, इन सबके मेंस लगभग लगभग 50 से 40% सेम होते हैं। मतलब इनके जो सिलेबस होता है 50 से 40% 100 मैच कर रहा होता है। जैसे अगर मैं फाइनेंस को लूँ, तो फाइनेंस, लेट्स डिस्कस व्हाट इज दिस प्रोग्राम कॉल्ड रेगुलेटरी बॉडीज प्रीलिम्स एप्टीट्यूड प्रोग्राम। सो इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, इंग्लिश, कंप्यूटर स्किल्स एंड डिसीजन मेकिंग। अब इस प्रोग्राम में ऐसा क्या खास है, सी ऑल द रेगुलेटरी बॉडीज पेपर्स आर कमिंग टू सून। जैसे जनवरी, दिसंबर, अक्टूबर के अप्रॉक्स में आपको नाबार्ड, सेबी, सिडबी, एग्जाम, ये सारे पेपर्स आते हुए दिखेंगे, आईबीपीएस एंड एसएससी, एवरीथिंग।
तो उनमें जो उनके प्रीलिम्स में जो सबसे ज़्यादा चीज़ कॉमन है वो क्वांट्स, रीजनिंग, इंग्लिश। अब ये बात आती है कि सर हम इंक्लूसिव कोई एक प्रोग्राम कहीं से भी खरीदते हैं, ये परचेज वन प्रोग्राम, तो उसमें ये सेक्शन इतना डीप से पढ़ाया नहीं जाता और उसकी वजह से हमारा प्रीलिम्स में कट ऑफ कभी भी क्लियर नहीं हो पाती, चाहे वो कट ऑफ कम हो या ज़्यादा हो। सो दिस इज़ द प्रोग्राम जहाँ पे आपकी क्लासेस 45 से 60 तक होने वाली है। प्रॉपर डीप में घुसा जाएगा हर एक प्रोग्राम के, हर एक कॉन्सेप्ट के। सारे PYQs कराए जाएंगे। PYQs चाहे वो सिडबी का हो, नाबार्ड का हो, SSB का हो, एवरीथिंग जितना भी कवर हो सकता है, चाहे वो स्टेट PCS हो, UPSC हो, UP PCS हो, एवरीथिंग। अब एक और चीज़ जो अभी मार्केट में लॉन्च होने वाली होगी कि ऑलमोस्ट सारे टीचर CSET 2027 का बैच लॉन्च करने पर है। सी के एक भागा दौड़ी स्टार्ट होगी। बट यू नो क्या ऐसा डिफरेंट होना चाहिए जो लास्ट ईयर के बैचेस में था और इस ईयर के बैचेस में होना चाहिए डिफरेंट, कि एक 20 क्लासेस 25 क्लासेस का कोर्स इज़ मोर देन सफिशिएंट टू लर्न एवरी कॉन्सेप्ट। जो 180 कॉन्सेप्ट है, ऐसा 200 कॉन्सेप्ट्स हैं, वो सफिशिएंट है क्या 25 क्लास में कवर होना? दैट इज़ इम्पॉसिबल। जो भी आपको अभी पढ़ाएंगे वो क्या बोलेंगे कि सर PYQ के हिसाब से कर लो, बट दैट इज़ द रियल ट्रैप। मैथ PYQ के हिसाब से नहीं चल रहा है। इस बार आपने देख लिया, पिछली बार भी देखा था, उसके पिछली बार भी देखा था UPSC CSET की। सो ये कोर्स आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज देता है। इसमें आपकी रेगुलेटरी बॉडीज़ की मैथ्स, रीजनिंग कवर हो गई। दूसरी, CSET 2027 का ऑलरेडी पूरा बेस बन गया। विद इन 2 to 2.5 मंथ्स यू विल बी एबल टू हैंडल CSET 2027 पेपर। वाई? बिकॉज यू विल कवर एवरी कॉन्सेप्ट। 200 कॉन्सेप्ट, 180 कॉन्सेप्ट में से आपने पढ़ लिए। सपोज करो आपको 10, 20, 25 कॉन्सेप्ट समझ में नहीं है, बट स्टिल यू गॉट अ कमांड ओवर 100+ कॉन्सेप्ट। अभी तक तो अगर हम चाहें, हम सोचें कि नंबर सिस्टम में कितने कॉन्सेप्ट होते हैं अंदर, सब कॉन्सेप्ट्स हम बता भी नहीं सकते। At least you know what you are learning and what are the topics that you can control in the exam. Not even in UPSC CSET 2027, but also on the regulatory bodies paper, SIDBI, NABARD, जहाँ पे UPSC का कैंडिडेट सबसे ज़्यादा फंसता है। वो GS हैंडल कर लेता है, वो मेंस हैंडल कर लेता है, बट वो प्रीलिम्स में अटक जाता है। क्यों अटकता है? बिकॉज ऑफ द क्वान्टिटेटिव रीजनिंग एंड इंग्लिश थिंग। सो यस, उन सबको एक साथ सीखने के लिए ज्वाइन द कोर्स। इट इज़ अवेलेबल ऑन मार्गदर्शन IAS वेबसाइट, सो गो एंड सी। थैंक यू। सब्जेक्ट RBI में भी होगा, इसमें सिडबी में भी है, सेबी में भी है, ठीक है, एक दो पेपर में और होगा, EPFO में भी होता है। तो एज इट इज ये सारा तरीका चलता है मेंस का। तो अब बच्चा अगर स्पेसिफिक मेंस एक का पढ़ रहा है तो उसको ज्यादा बेनिफिट मिलना चाहिए, जो कि वो ढंग से एक्सप्लोर नहीं कर पाता बिकॉज उसके पास राइट गाइडेंस नहीं होती। अगर वो फाइनेंस कवर कर रहा है, ठीक है, और उसकी मैथ ये वाले सब्जेक्ट भी स्ट्रांग है, ये स्ट्रांग है और ये स्ट्रांग है, तो वो ऑलरेडी एक और पेपर का 1, 2, 3, 4 चार पेपर के लिए 80% अपना सिलेबस खत्म कर चुका है। लेकिन वो ये इस बिगर पिक्चर को देख ही नहीं पाता, वो एक्सक्लूसिविटी पे चलता है कि सर मैं तो बस इस पेपर पे फोकस कर रहा हूँ। तो अगर जितनी आप अपनी डायमेंशन ओपन करोगे उतना ज्यादा आपको फायदा होगा। तो इन सब में एक चीज जो अटक जाती है वो अटकती है ये सर, मैथ्स, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, इंग्लिश और कंप्यूटर। अब सर एक चीज जो होती है जो बहुत बच्चों में मिथ रहता है, मैथ्स। सर मैंने तो बचपन से सीखी है, चाइल्डहुड से, मुझे तो आती है मैथ्स। ओके, तो यहाँ पे ही एक गड़बड़ी हो जाती है। मैथ्स को आना, आई नो मैथ्स, और दूसरा आई नो कॉम्पिटिटिव मैथ्स। ये दोनों बिल्कुल ही लाइक जमीन आसमान की चीजें हैं। जमीन आसमान की क्यों? सर इसमें आपको क्वेश्चन करना पड़ेगा 5 से 10 मिनट में। आप अपने जूनियर्स को या आप अपने सिबलिंग्स को ऐसे है ना, हम सीनियर होते हैं तो अपने किसी छोटे भाई बहन को पकड़ लेते हैं, आजा चल मैं तुझे मैथ्स की प्रॉब्लम सॉल्व करके देता हूँ, और 5 से 10 मिनट लगा के सॉल्व कर देते हैं। अगर यहीं पे कॉम्पिटिटिव मैथ्स है तो कॉम्पिटिटिव मैथ्स बोलेगा तुम्हारा कोई भी क्वेश्चन 1 मिनट या 1.5 मिनट में सॉल्व होना चाहिए। अब उसको 1 मिनट में 60 सेकेंड से पहले रीड भी करना है, अंडरस्टैंड करना है, उसके बाद उसका आंसर ढूंढना है और कैलकुलेशन भी करनी है। तो ये सर चीज कैसे हो जाएगा? तो ये हार्ड होता है कि कैसे हो जाएगा। बट कॉम्पिटिटिव पेपर पागल नहीं है कि तुम्हें कुछ भी बेतुकी चीज दे देगा। कॉम्पिटिटिव पेपर भी उसको, बच्चों को भी तो पास कराना है। तो वो क्या करता है, जिस बच्चे ने ये सब ढंग से पढ़ा है, जितने भी हमने ऊपर सब्जेक्ट मेंशन करे, मैथ्स, क्वांटिटेटिव, रीजनिंग, ढंग से मतलब कॉन्सेप्ट्स ढंग से पढ़े हैं। सर कॉन्सेप्ट्स ढंग से पढ़ने का क्या मतलब होता है कि अगर मैं तुमसे बोलता हूँ टाइम स्पीड डिस्टेंस पढ़ रहे हैं हम, तो सर टाइम स्पीड डिस्टेंस में
8 से 10 कॉन्सेप्ट है। टाइम स्पीड डिस्टेंस ने, अगर तुम टाइम स्पीड डिस्टेंस में ट्रेन के कॉन्सेप्ट में जाओ, तो ट्रेन का कॉन्सेप्ट तो सिंपल ये बोलता है, या तो दोनों गाड़ी ट्रेन ऐसे चल रही है, या एक ट्रेन ऐसे चल रही है, एक ट्रेन ऐसे चल रही है, या एक ट्रेन ऐसे चल रही है, एक बच्चा ऐसे चल रहा है, एक ट्रेन ऐसे चल रही है, एक बच्चा ऐसे चल रहा है। ठीक है, एक ट्रेन चल रही है, दो बच्चे चल रहे हैं। तो अगर मैं इतने डायमेंशंस ऑलरेडी पढ़ के जाऊंगा कि एक ट्रेन चल रही है और प्लेटफॉर्म खड़ा है, या फिर यहाँ पे प्लेटफॉर्म है, एक ट्रेन चल रही है और यहाँ पे पोल खड़ा है, तो अगर मैं ऑलरेडी अभी तक मैंने तुम्हें 7 बता दिए ट्रेन के अंदर ही, तो अगर मैं सर ये 7 से 8 सिर्फ एक टॉपिक के सब टॉपिक के अंदर पढ़ के जाऊंगा, और वहां पे मुझे अब ट्रेन का कोई भी क्वेश्चन मिल जाए कि टू ट्रेन्स आर क्रॉसिंग ऑन अ प्लेटफॉर्म दिस लेंथ एंड ब्रेथ, तो मुझे आराम से पता है कि सर ये 6th कॉन्सेप्ट होने वाला है। 6th कॉन्सेप्ट हमने अपनी क्लास में सीखा था, एक एसओपी सीखा था कि जब भी दो ट्रेन चलेंगी तो उनका डिस्टेंस प्लस करेंगे या माइनस करेंगे, और ये हम आराम से सॉल्व कर सकते हैं। बट अब तुम में इसमें से सपोज करो ये वाला पढ़ा ही नहीं तुमने, ट्रेन और पोल वाला, और वहां पे आ गया, तो क्या करोगे कि सर ये तो हार्ड आया था पेपर बहुत। बट जो डिटेल में पढ़ के गया है एक एक कॉन्सेप्ट, वो सबसे पहले इस चीज को करेगा। क्यों करना है? क्योंकि क्वेश्चन पढ़ते ही उसे पता है कि कॉन्सेप्ट क्लियर है, मुझे बस कैलकुलेशन में ध्यान देना है, ओनली कैलकुलेशन। अब जो मैथ्स का डर होता है ना बेसिक साइंस या ह्यूमैनिटीज के बच्चों में, वो इसीलिए ही होता है क्योंकि मैथ्स ढंग से नहीं पढ़ाई। मैथ्स को बिल्कुल भी मतलब स्ट्रेटेजिकल वे में पढ़ाया ही नहीं गया है। हमें फॉर्मूले, मैथ्स का मतलब होता है फॉर्मूले, अकॉर्डिंग टू स्कूल लाइफ, अकॉर्डिंग टू स्कूल लाइफ, कि सर ये कर लेंगे, ऐसा ऐसा आ गया। और बट अकॉर्डिंग टू कॉम्पिटिटिव लाइफ, मैथ्स में कोई फॉर्मूला होता ही नहीं सर, सब कुछ नेचुरल एसओपीज पर चलता है कि आपको समझ में आया, आपने पढ़ रखा है, आप 1 मिनट में उसका सॉल्यूशन दे दोगे। दिस सेम प्रॉब्लम्स हैपेंस विद इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर के साथ भी यही प्रॉब्लम है। कैसे? अभी आपको बोल दिया जाए कि सर कैन यू सजेस्ट कि कहाँ पे कैन आएगा, कहाँ पे कुड आएगा, कहाँ पे माइट आएगा, तो आप क्या बोलेंगे? सर सेंटेंस में रख के देख लेंगे, जो अच्छा लगेगा उसे फिट कर देंगे। तो अगर यही रीजन होता, मैं अपने गट फीलिंग के हिसाब से जाता कि सर सेंटेंस में जो अच्छा लगा मैं वो रख के देख सकता हूँ, तो क्या ये तुम्हें श्योरिटी दे रहा है कि तुम्हारा पेपर क्लियर होगा? नेवर। कभी भी तुम्हें श्योरिटी नहीं मिल रही कि सर मेरा पेपर क्लियर होगा या नहीं होगा। बिकॉज सर इनके रूल्स है, स्पेसिफिक रूल्स है। मैंने रूल्स याद कर लिए, मैंने अपने ग्रामर के ऊपर कमांड पढ़ ली। कितने अच्छे अच्छे टीचर्स हैं यूट्यूब पे जो 120 रूल्स 130 रूल्स ऑफ ग्रामर देते हैं। उसका क्या रीजन होता है सर? यही याद करने का, कि किस जगह कैन आता है, किस जगह कुड आता है। अब याद तो कर लिया सर, मैंने लर्न कर लिया, मैंने ग्रेस्प कर लिया, उसके बाद सर उसे अपने सबकॉन्शियस माइंड में एक्टिव करना पड़ता है। सबकॉन्शियस मतलब कि मैंने इतनी बार उसका मेमोराइजेशन कर लिया है, मैंने इतनी बार उसको रिटेंशन में डाल लिया है कि सर जैसे ही आएगा आई कैन रीड अ सेंटेंस एंड आई कैन टेल कि इस सेंटेंस में किस वर्ड की वजह से वहां कैन आएगा, या इस सेंटेंस में किस टोन की वजह से वहां पे माइट या कुड आएगा। अब ये इतना फास्ट करना होता है क्योंकि इसके लिए भी हमें सर 1 मिनट मिल रहा है। और जो जनरल एक्सप्रेशन ये चलता है कि इंग्लिश में हर एक कॉम्पिटेटिव पेपर का बच्चा कम टाइम देता है कि सर इसका आंसर आई कैन गेट इन 10 to 20 सेकेंड्स, और जो इसमें से टाइम बचेगा इंग्लिश ग्रामर में से, डेट आई कैन यूज इन रीजनिंग और इन मैथ। राइट? अभी तक समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? एक बार माइक ऑन करके बताओ, इज इट यस ओके? सर। यस सर। ठीक है। तो ये एक बेसिक प्रॉब्लम चल रही है कि ना तो सर मैथ्स ढंग से पढ़ाई गई है। यस एकता, एनीथिंग? ओके। सर ना तो मैथ्स ढंग से पढ़ाई गई, ना सर ग्रामर को इस तरीके से पढ़ाया गया है जो मुझे समझ में आए। अब जो भी आप कोचिंग में जाओगे ना, वो क्या करेगा, वो एक यूपीएससी का जो वर्ल्ड है वो चलता है पीवाईक्यू के बेसिस पे। ये रहा, ये यूपीएससी है और ये रहे पीवाईक्यूज। तो वो क्या करेंगे सब कि सर पीवाईक्यूज, मैथ में भी हम पीवाईक्यू डाल देते हैं, ग्रामर के भी हम पीवाईक्यू डाल देते हैं। तो मुझे एक बात बताओ भाई, जब मैथ अपने आप में, जब हम अभी कॉन्सेप्ट जब पढ़ेंगे तो हम देखेंगे अप्रॉक्स हम 200 कॉन्सेप्ट्स पढ़ने वाले हैं। अब ऐसे 200 सोच के एकदम से घबरा मत जाना कि सर 200 होता है। एक दिन में दो दो तीन तीन चार चार कॉन्सेप्ट भी निपटते हैं, पांच पांच कॉन्सेप्ट भी निपटेंगे, डेट डिपेंड्स अपॉन द कॉन्सेप्ट। बट इतने रिलेटेबल होंगे ये सारे अपनी जनरल लाइफ से,
ये रिलेटेबल होंगे जनरल लाइफ से, कि आपको अलग से कॉन्सेप्ट लगेगा नहीं। बट स्टिल उसको सेपरेट नाम दिया गया है बिकॉज हमारा माइंड जो जितनी हम आगे बढ़ते जाते हैं ना, तो उतना ऑर्गेनाइज्ड लर्निंग पे चलता है। कि मेरे को पढ़ने से पहले ये बताओ मुझे पढ़ना क्या है, कितना पढ़ना है, जिससे मैं उसका माइंड में प्लान बना सकूं और उसको एग्जीक्यूट कर सकूं। ऐसे ही ग्रामर के स्पेसिफिक रूल्स होते हैं। अब वो रूल्स सर 120 भी हो सकते हैं, 130 भी हो सकते हैं, डिपेंड्स। इतने तो रूल्स हम आराम से पढ़ने वाले हैं। तो जब मैंने अपनी लर्निंग को ऑर्गेनाइज कर लिया कि ठीक है, मैंने एक प्लान ऑफ एक्शन बना लिया। एक प्लान ऑफ एक्शन कि मुझे ये पढ़ना है, इतने दिन में पढ़ाई खत्म होगी, ये सारे कॉन्सेप्ट मैंने कर लिए। अब इसमें से आप एक्सपेरिमेंट करके देखो कि पीवाईक्यू में आए हैं या नहीं आए। लोग क्या करते हैं, ये रहा पीवाईक्यू, और इस पहले पीवाईक्यू देखेंगे और फिर क्वेश्चंस पे जाएंगे, और फिर देख लेंगे मैच हो गए, चलो हमने पढ़ाई कर ली। बट असली तरीका, वे टू लर्न क्या होता है, कि पहले सर कॉन्सेप्ट को पकड़ो। पूरे नंबर सिस्टम में अभी मैं आई विल शेयर योर फाइल विद यू ओवर द ग्रुप। नंबर सिस्टम में सर 21 कॉन्सेप्ट्स हैं टोटल। उन 21 कॉन्सेप्ट्स को आपने लर्न करा, फिर इन कॉन्सेप्ट के बेसिस पे आप आए पीवाईक्यूज पे। और अब देखो कि सर मैं पीवाईक्यूज 1 मिनट में कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ। एंड यू विल सी दैट यू कैन इजिली सॉल्व एनी पीवाईक्यू विद इन 1 मिनट। 1 मिनट, 2 मिनट, 1 मिनट, 2 मिनट में सारे पीवाईक्यू हो गए। यहां से यहां जाओगे तो बहुत ही रेयर, बहुत ही थोड़ा कर पाओगे। और यहां से यहां जाओगे तो कर पाओगे एकदम अच्छे से। अब इसमें भी क्या है, यहां से यहां में आराम से तुम्हें लगते हैं सर 10 दिन में हो जाता है आराम से। 10 डेज, मैक्सिमम 10 to 15 क्लासेस हो गया। अब यहां से यहां जाने के लिए तुम्हें लगते हैं 30 से 50 क्लासेस, और आराम से 2 महीना। अब किसी में पेशेंस नहीं है ना आजकल स्टूडेंट लाइफ में, जब से इंस्टाग्राम आया हर चीज शॉर्ट में चाहिए, शॉर्ट में चाहिए। तो बच्चे को लगता है मैंने ये कर लिया, सो टिक मार कर दिया दैट आई हैव डन, आई हैव कंप्लीटेड माय वर्क। बट उसका रिजल्ट तो नेगेटिव ही रहा ना। इन दी एंड वी आर फाइटिंग फॉर रिजल्ट, कि सर हमें पॉजिटिव रिजल्ट चाहिए। अब जब रिजल्ट ही नेगेटिव आ रहा है तो फिर ये 10 घंटे भी क्यों दे रहे हो, इसमें भी जाके गेम खेलो, आराम से याशी करो, कुछ भी करो। अगर देना है तो ढंग से दो, अगर पेपर निकालने का मन है तो। मतलब देर इज अ वेरी डिफरेंट थिंग कि पेपर डिमांड सप्लाई पे चलता है। एग्जाम मुझसे डिमांड कर रहा है और मुझे उसकी सप्लाई करनी है। ये मैच हो गया, मेरा पेपर निकल गया। अब मैं क्या करता हूँ, व्हाट आई डू, मैं चिल्ला के एग्जाम को बोलता हूँ, ऑल द टीचर्स, सी सेट बहुत भारी आया, प्रीलिम्स बहुत भारी आया, ऑब्वियसली प्रीलिम्स था, बट मैं चिल्ला के बोलता हूँ कि सर ये जो है ना, इस डिमांड को कम करवा दो, जिससे मुझे सप्लाई भी कम करनी पड़े, क्योंकि मैं नहीं कर पा रहा सप्लाई, मेरे बस की नहीं हो रही सप्लाई करना। बिकॉज आई एम टू लिथार्जिक टू स्टडी, आई एम टू कंफर्टेबल सो दैट आई कैन नॉट स्टडी। बट इन्हीं में वो 10 से 5% लोग होते हैं जो इस इक्वेशन को नहीं फॉलो करते कि डिमांड कम मत करवाओ। वो डिमांड बढ़ाता है पेपर हर एक साल में, कि मुझे क्या चाहिए, ये बच्चे सप्लाई करते हैं और यही सेलेक्ट हो जाते हैं। और जो बाकी बचे हुए हैं वो क्या बोलेंगे, पेपर बहुत हार्ड था सर, इस बार रह गया। पेपर सबके लिए ही हार्ड था ना। एक ऑर्गेनाइजेशन है दिल्ली में, जीतो के अंदर, जैन कम्युनिटी की, JATF। उस बिल्डिंग में 200 स्टूडेंट्स रहते हैं। सॉरी, उस बिल्डिंग में 200 स्टूडेंट्स रहते हैं, ठीक है। उनमें से इस बार का प्रीलिम्स 138 स्टूडेंट्स का प्रीलिम्स निकला है। क्यों निकल गया, वो भी चिल्ला रहे थे बहुत हार्ड है, बहुत हार्ड है, बट इन दी एंड जब रिजल्ट आया, दे वर श्योर कि यार कैसा भी हो, हमारा तो निकल रहा है। तो अब ये तो अपने पर्सपेक्टिव की बात है भाई, अगर पेपर निकालना है तो उतनी एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक है। अब ये तो पूरा हो गया ज्ञान कि कैसे कम्युनिटी हम चलते हैं, कैसे रेगुलेटरी बॉडीज का पेपर चलेगा। अब एक और चीज समझ लेते हैं, रेगुलेटरी बॉडीज का कहाँ का हेल्पफुल होने वाला है। सर ये रेगुलेटरी बॉडीज की आप मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और कंप्यूटर, ये जब करोगे, एक तो सारे रेगुलेटरी बॉडी के पेपर दे सकते हो, SSC दे सकते हो, सी सेट दे सकते हो। मतलब सी सेट के लिए पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम देखोगे। क्योंकि इन सब में एक चीज जो मोस्टली रेयर टीचर सिखाते हैं, जो हम सीखेंगे इसमें, हाउ टू चूज हाउ टू चूज राइट क्वेश्चन। सब लोग हो जाते हैं कि भाई घंटी बजी और पहला जो क्वेश्चन आया उसे सॉल्व करने लग जाओ। सबसे बड़ा ट्रैप होता है, कभी भी नहीं करते। आराम से 5 से 10 मिनट अपने ऊपर कॉन्फिडेंस लाके
क्वेश्चन को चूज करा जाता है। अगर मेरे पास 20 क्वेश्चन है, मेरे को चूज करा जाता है। अब देखो, मैं आपको इसमें भी गेम बताता हूँ। कैट में 24 क्वेश्चन आते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के, क्वांट्स के। एक क्वेश्चन 3 नंबर का, ऐसा समझो। एक क्वेश्चन 3 नंबर का, ठीक है। बच्चे को 40 मिनट मिलते हैं। अगर कोई बच्चा इस 24 में से आराम से 8 क्वेश्चन कर लेता है, ढूंढ के इजी 8 क्वेश्चन कर लेता है, उसके 24 नंबर आ जाते हैं। तो इसमें 98 परसेंटाइल आ जाती है बच्चे की। कितने में से? 24 में से बस 8 क्वेश्चन कोई कर लेगा, या 7 भी क्वेश्चन कर लेगा कोई, तो उसकी 98-97 परसेंटाइल आ जाएगी। अब ये क्या है सर? मैं अगर इस पैटर्न के अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 1 को ही पिक करने बैठ जाऊं कि मैं इसे सॉल्व करूंगा, तुम्हारे 10 मिनट चले जाएंगे वहीं, और खत्म। तो सर रीजन क्या होता है? रीजन होता है एलिमिनेशन। जितने मैंने कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, उस कॉन्सेप्ट से मिलके मेरे को अगर कोई क्वेश्चन मिल गया, मैं सबसे पहले उसे सॉल्व करूंगा। जितने मैंने कॉन्सेप्ट पढ़े, उस बेसिस पे कॉन्सेप्ट नंबर 15, कॉन्सेप्ट नंबर 16, कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट नंबर 38 मुझे हिट करा कि यार ये वाला क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट पे हो रहा है, टाइम एंड वर्क का कॉन्सेप्ट नंबर 32 लग रहा है, और ये डायरेक्टली वैसे सॉल्व होगा, सबसे पहले मैं इसे सॉल्व करूंगा। मेरा कॉन्फिडेंस हाई होगा, 1.5 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व करके फेंकूंगा। कॉन्फिडेंस हाई होता है तो कैलकुलेशन एरर जीरो होते हैं, मतलब मिनिमल होते हैं, जीरो तो क्या बोलूं, मिनिमल होते हैं। तो क्या स्ट्रेटेजी होती है? चूजिंग ऑफ राइट क्वेश्चन। चूजिंग ऑफ राइट क्वेश्चन। और ये सिर्फ कैट में नहीं चलता, सी सेट ले लो, कैट ले लो, एसएससी ले लो, मतलब जितने तुम्हें कॉम्पिटिटिव पेपर दिखेंगे और जो बार बार पेपर निकाल रहे हैं, उनको ये ट्रिक पता होती है कि अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस ले आते हैं कि जस्ट बिलीव मी, कि हम तुम्हें सी सेट 2 घंटे का लगता है, 2 आवर्स का। 2 आवर्स को मैं ब्रेक डाउन करता हूँ। 10 मिनट स्टार्टिंग में आई विल डू नथिंग, आई विल ओनली सी द क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग क्वेश्चंस। बस मैं पेज पलट के क्वेश्चंस देखूंगा ध्यान से, कौन सा क्वेश्चन जो मैंने पढ़ा है उससे डायरेक्ट रिलेट कर रहा है, डायरेक्ट रिलेट। एंड आई विल सी कि आराम से 15 से 20 क्वेश्चन है जो डायरेक्ट रिलेट कर रहे हैं। आई विल, अब मैं स्टार्ट करूंगा क्वेश्चन करना। 15 से 20 क्वेश्चन, मैं अगर 1.5 मिनट या 2 मिनट का भी रूल लूँ, तो 40 मिनट में मेरे 20 क्वेश्चन हो गए। इसका मतलब क्या हुआ? सर मेरे ओवरऑल 50 मिनट लगे हैं, और मैंने 20 × 2.5, 50 नंबर का सी सेट ऑलरेडी कर लिया है। कितने मिनट में? 50 मिनट में मैंने 50 नंबर का ऑलरेडी सी सेट कर लिया। मेरे पास अभी 1 घंटा और 10 मिनट है। पास होने के लिए और कितने नंबर चाहिए? सिर्फ 17 नंबर और चाहिए। कितना कुछ अभी तुम्हारे पास पड़ा है, उसमें इंग्लिश भी है, उसमें राउंड 2 के क्वेश्चंस भी हैं, उसमें हिट एंड ट्रायल भी है, सब चीज है, करो। तो देर इज ऑल्सो ए स्ट्रेटेजी जो 1 घंटे में भी सी सेट का पेपर क्लियर करवाती है, क्वालिफाई करवाती है डायरेक्ट, कि हम 70+ ला सकते हैं। बट क्या है कि कोई अपना पर्सपेक्टिव बदलने के लिए तैयार नहीं है। इस हर गेम से अब सारा पर्सपेक्टिव का चल रहा है। कभी ऐसा होता है कि किसी बंदे का 4 अटेम्प्ट तक पेपर नहीं निकला, 4 अटेम्प्ट तक प्रीलिम्स ही नहीं निकल रहा, प्रीलिम्स ही नहीं निकल रहा, बट नेक्स्ट अटेम्प्ट में वो ऐसा क्या चेंज कर देता है कि उसका प्री भी निकल रहा है, मेंस भी निकल रहा है, इंटरव्यू लाके टॉप 100 रैंक आ गई। क्या हुआ है? मतलब कभी सोचा कि एक साल में 365 डेज में ऐसा क्या हुआ है? एक ऐसी उसे गाइडेंस मिल जाती है जो उसका पर्सपेक्टिव बदल देती है। जो जो उसने पढ़ा तो है सब, उस पढ़े हुए को ऑर्गेनाइज करा देती है, कि उस जो भी तुमने पढ़ा रखा है उसको ऑर्गेनाइज कैसे करना है। अब ये तो हो गई सारी बातें, अब ऑर्गेनाइज करना कैसे है। तुम सब लोग जो जो क्लास लेने वाले हो, एक एक्सेल शीट मेंटेन करोगे। अभी लग रहा होगा कि सर एक्सेल शीट सब मेंटेन करा रहे हैं, ऐसा नहीं है। आज है 25 जुलाई, 28 जून, सॉरी 25 जून, 28 जून से स्टार्ट करोगे, और 30 जुलाई तक कॉलम्स बनाओगे अपने एक्सेल शीट में। यहाँ पे लिखोगे जो भी तुम पेपर फोकस कर रहे हो, जैसे राइट नाउ मैं लिख रहा हूँ सिट बी। उसके बाद लिखोगे मैथ्स, यहाँ इंग्लिश, यहाँ करंट अफेयर्स, यहाँ इंग्लिश वोकैब। डेली के यहाँ पर तुम्हें, एक तो क्लास होगी, क्लास अल्टरनेट डे चलेगी, एक वीक में 3 या 4 क्लासें होंगी। यहाँ पे लिखोगे डेली के तुम्हें 1.5 घंटा देना है, 1.5 आवर। ये सारा जो भी मैं प्रैक्टिस शीट दूंगा, या फिर जो भी क्लास का तुम्हें वापस देखना होगा, रिवीजन करना होगा, वो करोगे। जो भी तुम्हारा मेन पेपर होगा, सिट बी ले लो, नबार्ड ले लो, वॉट, इसके तुम पेजेस डिफाइन करोगे। पेजेस मतलब सर,
तुम्हारे पास स्पेसिफिक पेजेस होने चाहिए कि सर मेरे मेंस का कंटेंट किसी भी पेपर का वो 900 पेज का बन रहा है, 900 पेज या 1000 पेजेस का बन रहा है। इसमें बांटोगे 30 या 25 पेजेस पर डे, बिल्कुल रियलिस्टिक टारगेट, 25 पेजेस पर डे। इंग्लिश में 5 से 10 रूल्स पर डे। करंट अफेयर्स में 25 पेजेस पर डे। इंग्लिश वोकैब में 10 या 15 वर्ड्स पर डे। तुम्हें लग रहा होगा कि सर टाइम नहीं बचेगा। ये सारी एक्सरसाइज मैक्सिमम 4 या 5 घंटे में हो सकती है। 4-5 घंटे मैक्सिमम बोल रहा हूँ मैं, मैक्सिमम। अगर तुम बिल्कुल फोकस करके बैठो, सुबह 8 बजे बैठोगे तो लंच टाइम तक 1 बजे तक ये तुम्हारा पूरा कवर हो गया। अब यही तुम 28 जून से स्टार्ट करा है तुमने, 30 जुलाई तक गए, लगभग तुमने 40 दिन तक करा। 40 डेज, 40 डेज में सर 40 दिन तक मैंने लगातार करा। 40 दिन में मैं अपने मेंस का जो भी मैं कंटेंट पढ़ रहा हूँ वो 30 पेज पढ़ रहा हूँ। 40 × 30, 1200 पेज। मेरा 30 जुलाई तक मेंस खत्म हो चुका, जो भी मुझे पढ़ रहा हूँ जिस भी पेपर का। मेरी मैथ्स जो चल रही थी, जो क्लासेस के अकॉर्डिंग चल रही है, तुम्हारी 70% एफिशिएंसी आ चुकी 1 महीने में मैथ्स में। करंट अफेयर्स 25 पेजेस पर डे। ये करंट अफेयर्स की फाइल मैं भेजूंगा तुम्हें, मतलब मैंने बिल्ड नहीं करी है, बट जो मार्केट में सबसे अच्छा करंट अफेयर्स की फाइल होती है वो मैं तुम्हें ग्रुप पे भेजूंगा। ये कॉम्प्लीमेंट्री चीज है मेरी तरफ से, ये कोई कोर्स का पार्ट नहीं है, कुछ नहीं है। बट बिना करंट अफेयर्स के तुम अभी कोई भी कोर्स नहीं निकाल सकते। तुम कितनी मैथ्स रीजनिंग पढ़ लोगे, बट देयर आर क्वेश्चंस ऑफ करंट अफेयर्स जिसमें कट ऑफ होती है, बेसिक मिनिमम कट ऑफ होती है, बट बच्चों से कट ऑफ भी क्लियर नहीं हो पाती। बिकॉज एज एन यूपीएससी एस्पिरेंट वी मोर फोकस्ड ऑन GS रेदर देन GK, और हमें यहाँ पे जीके पे फोकस करना होता है। ये मैं फाइल तुम्हें भेजूंगा। अप्रोक्सीमेट 1 महीने की फाइल 300 पेज की होती है, उसमें 300 पेज नहीं पढ़ने होते। वो पेजेस भी मैं बताऊंगा कौन से पढ़ने हैं। तो 25 इंटू सर 40 करेंगे हम आराम से। 1000 पेज के हिसाब से अगर हम देखें तो सर मेरा 2 से 3 महीने का करंट अफेयर्स कवर हो गया। 15 वर्ड में दिन के पढ़ रहा हूँ सर, और 40 दिन तक पढ़ूंगा। मेरे 600 इंग्लिश के नए वर्ड आ गए मेरे पास, जिनके मुझे सिनोनिम्स एंटोनिम्स भी साथ साथ में मिल जाएंगे। अब ये कोई ऐसी एक्सरसाइज नहीं है जो तुम्हें रटनी है। ये क्या हो रहा है सर, ये मैं करता जा रहा हूँ। सैटरडे संडे ऑफ रखूंगा, सैटरडे संडे में बस रिवीजन करूंगा जो भी मैंने 2 दिन करे हैं। तो कितने हैं 2 दिन, एक वीक के हिसाब से 8 दिन हटा दो, 8 दिन इस स्केड्यूल को और आगे खींच लो। तो मतलब तुम्हें समझ में आ रहा है कि तुम जुलाई एंड, जब तक अभी तक तुम्हारे पेपर की नोटिफिकेशन तक नहीं आई है, तुम्हारी नोटिफिकेशन आएगी अगस्त में, तुम ऑलरेडी मेंस के लिए रेडी हो। तुम्हारा मैथ्स हो चुकी है, तुम्हारे करंट अफेयर्स के ऊपर कमांड है, तुम्हारे इंग्लिश की वोकैब रेडी हो चुकी है। अब क्या करना है सर, 1 महीने में अंधे मॉक्स देंगे। इतने जितने भी पेपर्स के अवेलेबल होते हैं उनके मॉक्स देंगे। स्कोर बिल्डअप करेंगे कि अगर 30% स्कोर चाहिए और मेरा अभी सारी मेहनत करके 25% या 22% आ रहा है, तो यहाँ तक कैसे बिल्ड करते हैं। फिर क्या सीखेंगे, क्वेश्चन चूज कैसे करते हैं। 1 महीने में क्वेश्चन चूज करना सीखेंगे। क्वेश्चन चूज करने की आदत हो गई, फिर क्या होता है, फिर डेवलप होता है इंट्यूशन। इंट्यूशन मतलब एजुकेटेड गेस। कितने लोगों को तुमने देखा है, मतलब मेरे साथ तो बहुत ऐसे बंदे हैं जो कोई भी प्रीलिम्स में बैठा लो उन्हें, कोई भी स्टेट के, सही बताऊंगा, कोई भी स्टेट के प्रीलिम्स में बैठा लो एंड दे क्लियर इट। ऐसा कैसे, किसी नॉलेज तो है नहीं, इंट्यूशन। इतना पढ़ चुके हैं वो अभी तक अपनी लाइफ में कि वो पेपर क्लियर करके आ जाते हैं। सो ये, अब ये डेवलप कैसे होता है, ये 1 डे से नहीं होता। ये रेगुलर एक्सरसाइज करोगे 2 महीने के बाद जाके ये धीरे धीरे स्टार्ट होगा अपनी बेसिस सबकॉन्शियस में आना। फिर जाके तुम्हारा पेपर आएगा सितंबर स्टार्टिंग में। तुम ऑलरेडी इतने मॉक दे चुके हो कि मतलब वी हैव फेस दिस, इवन मैनी ऑफ माय स्टूडेंट्स फेस दिस, कि जब वो पेपर की स्टार्टिंग कर रहे होते हैं कोई मॉक देते हैं, तो उसमें ना एक लिस्ट आती है कि टॉपर्स लिस्ट मॉक की। तो उसमें बहुत बच्चे होते थे कि सर जो 100 में से 100 भी स्कोर करते हैं, जो 100 में से 90 80 भी स्कोर करते हैं, और हमारा स्कोर सर 100 में से 50 20 30 रह जाता था हमेशा। तो ऐसा क्यों होता था, और सर वो ऐसा क्या कर रहे हैं, तो हम अपने दिमाग को क्या बोलते थे, यार वो एक्सक्लूसिवली उसकी तैयारी कर रहे होंगे बहुत साल से, और दे विल बी बिगर देन अस इन एज, तो इसलिए दे आर परफॉर्मिंग बेटर, वी आर नो कंपेरेटिव टू देम। बट एग्जाम तो एक ही है, पोस्ट तो वही है, एज तो मैटर ही नहीं कर रही है। तो फिर हम देखेंगे कि ये जो लिस्ट होगी इसमें हमारा नाम आएगा।
अब ये इतना करके आएगा, ये मैं तुम्हें जुलाई एंड तक का या अगस्त स्टार्टिंग तक का बता रहा हूँ कि कोई मेहनत नहीं करनी, कंसिस्टेंसी करनी है, स्ट्रेटेजी वे। 45 डेज में रिवॉल्यूशन आ सकता है। तो जो जो बहुत ही सिंसियर बच्चा होता है ना, जो मतलब जो अंधे की तरह नहीं चलता, जो अपने आप को एग्जामिन करना जानता है, जो एनालाइज करना जानता है, वो उसका प्रीलिम्स नहीं हुआ होता, तो वो सबसे पहले यही चीज चूज करता है कि मैं कैसे अपनी सारा रिसर्च करके स्ट्रेटेजी बना लेता हूँ, देन आई विल गो फॉर इट। और वो पेपर क्लियर करता है, वो प्रीलिम्स में जाता है, मेंस में जाता है, इंटरव्यू तो अब तुम्हारे हाथ में होता है। और इंटरव्यू अगर मेंस तुम्हारा अच्छा गया तो इंटरव्यू से भी इतना फर्क नहीं पड़ता। सो यू गॉट क्लियर। तो तभी तुमने कभी देखा है जिसका पेपर निकलता है उसका एसएससी भी निकल रहा है, उसका आईबीपीएस भी निकल रहा है, उसका ये नाबार्ड भी निकल रहा है, ठीक है, और उसका ये सिडबी भी निकल रहा है। एक ही साल में 4 5 6 पेपर निकल जाते हैं गवर्नमेंट, जहाँ एक भी पेपर नहीं निकल रहा होता था। ऐसा क्या होता है? ऐसे कोई जड़ी बूटी थोड़ी मिली है उनको। क्या? ऑर्गेनाइज लर्निंग, पावर ऑफ ऑर्गेनाइज लर्निंग। ये सिर्फ यहाँ काम नहीं आती, ये हर पेपर का बेसिस है। मतलब ये एक ब्रह्मास्त्र की चीज होती है जो बच्चों को बहुत टाइम बाद समझ में आती है, और कोई इंस्टीट्यूट इसे नहीं बताता। वो उनके टॉपर्स जानते हैं, ये देयर टॉपर्स नो दैट दिस इज द वे आई विल compete, आई विल पास, बट दे विल नेवर टेल यू दिस। अगर वो सब में डिसिप्लिन, अब इसमें सबसे हार्ड क्या चीज होती है? डिसिप्लिन। जो मैंने तुम्हें दिया है कि तुम्हें डेली 4 से 5 घंटे ये करना ही करना है, बस ये डिसिप्लिन लाना होता है। अभी डिसिप्लिन कैसे आएगा? या तो तुम खुद करो, या तुम्हारे ऊपर एक मेंटोर बैठा हो जो तुम्हें पुश करता रहे, जो तुमसे डेली टारगेट मांगे। अगर तुमने डेली टारगेट नहीं कंप्लीट करे, क्योंकि मैं क्वेश्चन करूंगा, जो तुम 20 से 25 पेज पढ़ने के लिए मैं बोल रहा हूँ, वो ऑलरेडी मैं पढ़ चुका हूँ। मतलब वो मेरी रिटेंशन पावर थोड़ी ज्यादा है, मैं वो पढ़ चुका हूँ, मैं उसमें से तुमसे नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन पूछूंगा। और ऐसा नहीं है कि कोई मार्क्स है, कुछ नहीं है, तुम एक का आंसर नहीं दे पा रहे, 10 का आंसर मत दो, बट एटलीस्ट तुम्हें वो कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि हाँ सर ये ऐसे न्यूज मैंने कुछ पढ़ी थी। और इसीलिए हमारी क्लास में जो आधा घंटा जाएगा एक्स्ट्रा, जो हम कभी कभार लेंगे, वो इसी चीज का जाएगा कि ये कंसिस्टेंसी बनी रहेगी, अकाउंटेबिलिटी तुम लोग बना के मुझे दोगे कि सर हाँ हमने पढ़ा, ये हम 20 20 20 20 पेज पढ़ के कर रहे हैं। एक दिन तुम सारे जो को स्टडी पार्टनर्स होंगे सब बैठोगे, मतलब ऑनलाइन ही, और 100 के 100 पेज रिवाइज कर लोगे। एक हफ्ते का रिवीजन एक साथ हो जाएगा, कभी भी बैठ जाओ, सैटरडे में, संडे में, एनी टाइम। तो फिर तुम्हें समझ में आएगा कि कोई बंदे बोलते थे ना कि सर पॉलिटी लक्ष्मीकांत इतनी बड़ी बुक है और वो 2 घंटे में रिवाइज कैसे कर लेता है, या 3 घंटे में रिवाइज कैसे कर लेता है। ऐसे रिवीजन होता है। इतनी बार उसको शॉर्ट स्फेयर्स में पढ़ लिया, शॉर्ट स्फेयर में पढ़ लिया, एक बड़े सर्किल को छोटे सर्किल में इतना ब्रेक कर दिया कि वो उन्हें बड़ा सर्किल दिखता ही नहीं है। उनको बस ये छोटे छोटे पार्ट कंप्लीट करना दिखता है, और यू विल सी कि भाई हो गया, खत्म। सो अभी इतनी बात पे कोई क्वेश्चन है तो पूछो, उसके बाद हम आगे चलते हैं। सर आवाज कटी है। हेलो? हेलो? क्लियर है सर, क्लियर है। क्लियर है? गोलू भाई साहब बताइए, क्या चीज समझ नहीं आई इसमें से? सर जो आपने एक्सेल के बारे में जो समझाया है ना, वो जरा सर ठीक से समझा दीजिएगा तो। मैं शेयर कर दूंगा, उसमें समझाना नहीं है, मैं एक्सेल शीट तुम्हें शेयर करूंगा। अभी अभी मैं नहीं कर सकता बिकॉज मैं आईपैड पे हूँ। मैं तुम्हें डायरेक्ट एक्सेल अ, शीट दिखाऊंगा कि ये रही तुम्हारी एक्सेल शीट बनी हुई, मैं ही बनवा दूंगा उसको। अ, वही समझ में नहीं आया सिर्फ सर। वो उसकी डोंट वरी। यू हैव अ लैपटॉप और यू हैव अ कंप्यूटर विद यू, राइट? यस सर। हाँ, अगर यस नहीं सर भी, है। अगर अगर नहीं भी होगा, अगर नहीं भी है, तो भी ये तुम ये चीज अपने मोबाइल पे अपने कॉपी में लिख के मेंटेन कर सकते हो, इट्स नो बिग डील। ठीक सर, थैंक यू। ये अकाउंटेबिलिटी की चीज होती है, ये रोज सोने से पहले इन सब पे टिक लगना चाहिए। मतलब यही एक मेच्योर लाइफ का फिंगरप्रिंट होता है कि आई एम अप टू दिस हैबिट। एकता जी आप बताइए, कुछ ऐसी आपको अभी तक इश्यूज? नो सर, नो सर। ओके, ऑल क्लियरिंग राइट नाउ? एक यस क्वेश्चन सर। पूछ लूं सर मैं? हाँ श्योर श्योर, पूछना है। हाँ जी, जैसे हम किसी भी एक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो कुछ टॉपिक्स जैसे आपने बताया कि कॉमन रहेंगे हमारे, हम्म। वो तो हम्म। ठीक चलते रहेंगे। फॉर हम्म। एग्जांपल अगर हम बाकी कुछ ऐसे पेरिफेरल टॉपिक्स भी होते हैं जो स्पेसिफिक एग्जाम में नहीं आते या किसी स्पेसिफिक में आते, उसको कैसे इंटीग्रेट करना है इसी एक्सेल शीट में और इस पूरे इसी, इसमें? ये मैंने बताया ना, देख यहाँ पे जो सिड भी लिखा था, ये मैंने एग्जाम्पल लेके बताया है। यहाँ पे तुम्हें वो डालना है जो तुम प्रिपेयर कर रहे हो, वो हम्म। नबार्ड प्रिपेयर कर रहे हो, पीएफआरडीए कर रहे हो, ईपीएफओ कर रहे हो, उसका हम्म। मेंस का कंटेंट तुम्हें यहाँ पे डालना है। और अभी ये सब 5 घंटे की एक्सरसाइज बताई है मैंने, 5 घंटे।
तुम्हारे पास दिन है 24 घंटे का, तुम्हें पेपर निकालना है, तुम 10 घंटे आराम से पढ़ सकते हो इफ यूपीएससी एस्पिरेंट हो तो इनके अलावा अगर तुम्हें दो चीज और जोड़नी है, जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं ईपीएफओ का, तो यहाँ पे तुम सिट भी हटा के फाइनेंस और अकाउंट्स डाल सकते हो। फाइनेंस को दो अपने पेजेस के हिसाब से 20 पेज या 30 पेज, और अकाउंट्स को दो 20 पेज। तुम देखो कि ये 3-3 घंटे में कवर हो जाते हैं, जब पेजेस हमें पता होता है कितने करने होते हैं। हमारे हमें आलस तब आता है जब हमें ये नहीं पता कि हमें कितना करना है, तब हमारा माइंड हमें बोलता है क्यों पढ़ रहा है, रहने दे, पता नहीं कितना पढ़ना पड़ेगा। जब हमें पता है ना कि हमें 30 पेज या 20 पेज पढ़ने हैं, तो हम कैसे उसको स्ट्रेटेजाइज वे में कर सकते हैं। स्टार्टिंग के 5 पेज पढ़ लिए, फिर पीछे के 5 पेज पढ़ लिए, नींद आ रही है फिर बीच में 5 पेज पढ़ लिए, पता चलेगा 20 पेज हो गए। मतलब इन द नो टाइम यू विल कवर दैट दोस 20 to 25 पेज। ऑलराइट सर, क्लियर। ठीक है, क्लियर, ओके। सो ये था। अब एक नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, सेकंड पार्ट। एक बार पीवाईक्यूज थोड़े से देखते हैं कि क्या है, कैसे कॉन्सेप्ट चलता है। ठीक है, अच्छा ये देखो एक बार, ये रहा सेबी का पेपर है ये, और सेबी ग्रेड ए ऑफिशियल 2025 फेज 1 पेपर 1 पीवाईक्यू। ठीक है, ये रहा पेपर। अब इसमें सबसे पहले तो ये तो इंग्लिश आ रही है, इंग्लिश में आरसीज। हम आरसी जिस तरीके से सीखने वाले हैं ना, मतलब मजा आ जाएगा तुम्हें आरसी सीखने में। तुम्हें पता लगेगा कि आरसी होता क्या है। जैसे यहाँ पे पूछा है, द ऑथर्स टोन टुवर्ड्स करंट रिसर्च कैन बी डिस्क्राइब्ड एज। पहले तो ये सब वर्ड्स के मतलब ही नहीं पता हमें। डेफिनेटिव, स्केप्टिकल, एनालिटिकल, एंथुजियास्टिक, इंडिफरेंट। यहाँ पे आ जाता है सार्कास्टिक। सार्कास्टिक और स्केप्टिकल में क्या डिफरेंस होता है, ये क्या होता है सर, ये बेसिक लिटरल वर्ड्स होते हैं, मतलब एक एक लाइन का डिफरेंस होता है, एक एक लाइन की डेफिनेशंस वाले वर्ड होते हैं ये। तो जब हमें ये पता ही नहीं होंगे तो हम कहाँ से मार्क करेंगे, तो हम वी विल नो ऑल दिस थिंग्स। जितनी सारी, जैसे टोन्स तो हो गई, उसके बाद बहुत सारे फिगर ऑफ स्पीच होते हैं, सारी फिगर ऑफ स्पीच देखेंगे, और मतलब करते करते हम इसे अपनी डेली लाइफ में लेके आएंगे। डेली लाइफ मतलब हम बात करते करते रैंडम क्वेश्चन पूछ लेंगे, कि मैं कुछ भी बोल दूंगा और मैं पूछूंगा इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच लग रहा है, मेटाफर लग रहा है, सिम्बली लग रहा है। तो सबकॉन्शियस माइंड हमेशा एक्टिव रहेगा कि यार कभी भी कुछ भी आ सकता है, सो वी शुड नो दैट। पैसे चल रहा है, पैसे चल रहा है, व्हाट इज द पैसे सजेस्ट अबाउट हैबिटेबिलिटी एंड हैबिटेशन। ठीक है, ये सब कहाँ से आता है सर, पहले पैसेज को डिकोड करना पड़ता है। मैं मतलब जो तुम्हें सिखाने वाला हूँ, ये जो एक लाइन होती है कि इंग्लिश इज ऑल्सो अ लॉजिकल रीजनिंग बट विदाउट नंबर्स। इंग्लिश भी एक तरीके की लॉजिकल रीजनिंग होती है, बट बस वहां नंबर नहीं होते, वहां अल्फाबेट्स, वर्ड्स होते हैं। अब इसी चीज को, जितने भी बड़े बड़े पैराग्राफ होते हैं, उसको ढंग से तोड़ा कैसे जाता है, डायग्राम वे में। ये जो दीजिए तुम्हें दिख रहे हैं ना, ये 4-5 पैराग्राफ, ये आराम से डायग्राम वे में तोड़ के तुम कोई भी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो, कोई भी। तो वी विल लर्न दिस इन इंग्लिश रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्लासेस। अभी हम एक बार क्वांट पे आते हैं, क्वांट पे आते हैं, क्वांट 20, क्वांटिटेटिव क्वेश्चन पढ़ते हैं। Rita was married 6 years ago. In present, his age is 7/6 times of his age at that time of her marriage. ठीक है, her son is 1/6 times of the present age. Find the age of her son after 6 years. सबसे पहले लैंग्वेज ट्रिकी। तो अब क्या हुआ कि सर, मैथ तो मैंने पढ़ना स्टार्ट करा, मैंने सारा पढ़ लिया, लेकिन किसी ने मुझे यही नहीं सिखाया कि वहां पे इतनी कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज आती है। मैं जानता हुआ भी नहीं कर पाया। तो वन थिंग दैट वी विल लर्न आवर क्लासेस, लैंग्वेज, हाउ टू ब्रेक डाउन लैंग्वेज। ये एज का क्वेश्चन है। एज के क्वेश्चंस कैसे सर, एसओपीज, मतलब जो भी तुम्हें बोल, जैसे एक चीज अगर मैं तुम्हें बताऊं, एसओपीज की वैल्यू बताता हूँ। व्हाट इज द वैल्यूज ऑफ एसओपीज। मुझे ये करना है 23 into 42, ये मल्टीप्लाई करना है। ये हमने बचपन से कैसे सीखा है सर, 3 2 6, 2 2 4, 4 3 12, 4 2 8, 1 कैरी लगा 9, 6 9 66। ये मल्टीप्लाई सबने सीख रखा है, राइट? सबने सीख रखा है ना ऐसा? यस। Yes. यस सर। यस सर। अब मैं तुम्हें कोई ऐसा नया नहीं सिखाने वाला, कुछ मैं नहीं बता रहा, लेकिन ये क्या है सर, ये तरीका मेरे सबकॉन्शियस माइंड को इतने अच्छे से कैसे पता है कि आपको दो ऐसे लिखने हैं, मल्टीप्लाई करना है, पहले इसकी इससे, इसकी इससे, यहाँ लिखना है, फिर नीचे क्रॉस लगाना है, इसकी इससे, इसकी इससे। क्या है ये एक एसओपी तो है, सिस्टम ऑपरेटिंग प्रोसीजर अगर एसओपी बोले, या फिर ये ऐसा क्या है, ये करने का तरीका है। हाउ टू मल्टीप्लाई, ये जो होता है ना, हाउ, मैं किसी भी काम को कैसे करूं,
ये आंसर है हाउ टू मल्टीप्लाई का। अब ये मैंने बचपन से इतनी बार करा है कि मुझे आता है। बट अगर कोई नया बंदा, अगर मैं भी किसी नए बच्चे को बैठाता हूँ, मतलब सपोज करो मैं एक किसी बच्चे को बैठा रहा हूँ, मतलब जो बिल्कुल अभी स्कूल जाना स्टार्ट कर रहा है, और मैं उसे ये सिखाऊंगा, तो उसको ये चीज मैं समझाऊंगा, समझाते समझाते रटवाने की भी तो कोशिश करूंगा कि भाई तुझे एक क्रॉस यहाँ लगाना पड़ता है। कभी वो मुझसे पूछे ये एक क्रॉस क्यों लगाना है, मैं क्या आंसर दूंगा बताओ? ये एक क्रॉस क्यों लगता है सर यहाँ? कभी सोचा ही नहीं इतनी डीप में। ये मैं तो उसे सिंपल बताऊं, है। मैं तो उसे बताऊंगा सर मल्टीप्लाई। ये क्रॉस लगा रहा हूं मैं, और तुझे ऐसे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। ये होता है वन ऑफ टाइप एसओपी। ये एक बिल्कुल रॉ फॉर्म है एसओपी की। एसओपी क्या होते हैं सर? हर एक क्वेश्चन को अपना करने का तरीका होता है। अब मैं जैसे इसे 23 into 42 ऐसे कराए, मैं इसे ऐसे भी कर सकता हूँ नॉर्मल मल्टीप्लाई करके, कि मैं इसे 25 - 2 लिख सकता हूँ, 42 कर सकता हूँ, अलग अलग मल्टीप्लाई करके माइनस करूँ। वॉट एवर रीजन्स, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ये तब मैं कर सकता हूँ जब मुझे चीजें आती हैं। बट सर सबसे कन्वीनियंट वे, सबसे इजी, सबसे कन्वीनियंट और सबसे शॉर्टेस्ट वे जिससे मेरा आंसर आ जाए, वो होता है एक परफेक्ट एसओपी। और जितने तुम ये जो एसएससी वाले टॉप बंदे दिखेंगे ना, जो एसएससी का मेंस बार बार क्लियर करके बैठते हैं, ये जितने एसओपी हैं, ये 200 - 250 एसओपी उनके खून में चल रहे होते हैं। वो क्वेश्चन पढ़ते ही, वो क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन पढ़ के क्या करेंगे, अगर कोई बंदा होगा जिसको एज वाला क्वेश्चन करना है, तो वो पता है क्या करेगा? सर ये रहा, ये जीरो, ये रहा प्रेजेंट, ये रहा पास्ट, और ये रहा फ्यूचर। यहाँ पे एक का नाम लिखेगा रीता, और यहाँ पे रीता का हस्बैंड। अब सर बस वो क्या करेगा, ये 6 पोजीशंस ओपन है, इन 6 में से फिल करेगा, ये डेटा को यहाँ फिल करेगा, और ही विल गेट और शी विल गेट एन आंसर। ये क्या है? लिखने का तरीका, प्रेजेंटेशन। हमें मैथ्स में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन क्यों होती है? प्रेजेंट करने ही नहीं आता डेटा को। हमें लॉजिकल रीजनिंग इजी लगती है एज कंपेरेटिव टू क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। क्यों? क्या रीजन, इजी क्यों लगती है? मोस्टली लॉजिकल रीजनिंग फिगर्स की फॉर्म में आती है, ए बी 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 डैश बी बी सी सी डी डैश, नंबर सीरीज की फॉर्म में आती है, पिक्चर्स की फॉर्म में आती है, ब्लड रिलेशंस की फॉर्म में आती है, क्यूब्स की फॉर्म में आती है, मतलब डायग्राम फॉर्म में आती है। तो मेरा माइंड डायग्राम को जल्दी रीड करता है। तो एक मेरा तरीका क्या हुआ कि सर मैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के क्वेश्चन को डायग्राम में तोड़ देता हूँ। ये क्या है? ये डायग्राम ही तो है, एकदम कोई भी क्वेश्चन हो सकता है इससे। ये है एसपीसीपी का प्रॉफिट का क्वेश्चन। इससे क्या होता है सर? सर मुझे कोई फॉर्मूला याद नहीं करना, मतलब मुझे नहीं पता मैंने कब पढ़ा था कि P/CP, कुछ नहीं करना। मुझे तो सर बेसिक से सीखना है। 100 रुपए का कोई गुड है, मैं 110 रुपए पे बेच रहा हूँ, तो 10 रुपए का मेरा मुनाफा है। मुनाफा किस पे निकल रहा है सर? इन भाई साहब के ऊपर निकल रहा है। तो मेरा आंसर आ गया 10%। अब यही सारी चीज, ये तो बहुत इजी हो गया, बट ये इसमें डिस्काउंट भी आया है, इसमें एसपी भी आया है, इसमें 5 बुक्स फ्री भी आई है। अब देखो, जब तुम एसपीसीपी पढ़ोगे ना, तुम कहीं पे भी देखना, ये वाला कॉन्सेप्ट कोई तुम्हें रेयर पढ़ाएगा, फ्री वाला, जब तक तुम एक्सक्लूसिवली यूट्यूब पे नहीं डाल दे कि एसपीसीपी कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री, फ्री गुड्स। तो ये कोई क्यों नहीं पढ़ाता? सबको लगता है कि ठीक है सर, थोड़ा हार्ड कॉन्सेप्ट है, बच्चा समझने में टाइम लगाएगा, तो हम इसे छोड़ देते हैं। बच्चे को क्या पता चल रहा है कि इंडेक्स में कितना आता है? जब बच्चा ही अपने आप में अकाउंटेबल हो जाएगा, और वो एक बार भरी क्लास में सर के सामने बोल देगा, सर मुझे फ्री वाला क्वेश्चन करा दो एक, तो आपको लग रहा है कि कोई सर मना करेंगे? नहीं, वो कराएंगे। बट कोई पूछता क्यों नहीं? क्योंकि किसी को पता ही नहीं कि ये वाला भी होता है। सिंपल। बोट एंड स्ट्रीम्स क्वेश्चन, टाइम स्पीड डिस्टेंस का। बोट एंड स्ट्रीम्स के अंदर रिवर, अमाउंट ऑफ मनी, सीपीएसपी, ये सब तुम्हें मैं सेबी का बता रहा हूँ अभी, ठीक है। एलिगेशन मिक्सचर। अब एलिगेशन मिक्सचर इस बार सी सेट में भी अगर तुमने देखा हो, 2 क्वेश्चन आए थे, मतलब हल्ला मचा दिया कि बहुत भारी है, बहुत भारी है। अगर तुम सब टॉपिक में जाओ, तो उसका था रिप्लेसमेंट का था, और एक का था कांस्टेंट चेंज। ये उनके सब टॉपिक के नाम थे जो 2 क्वेश्चन आए थे। अब ये मतलब कितने, 30 सेकेंड्स और ये 45 सेकेंड्स, बस फिगर चेंज करनी होती है ना, आई विल गेट माई आंसर। रेश ऑफ लेंथ, ज्योमेट्री बेसिक। ज्योमेट्री हल्की सी हमें पढ़नी स्टार्ट करनी पड़ेगी, थोड़ी सी बेसिक पढ़ेंगे ज्योमेट्री का। रीजनिंग आ गई, नंबर सीरीज, नंबर सीरीज, नंबर सीरीज, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन, सिंप्लीफिकेशन मैं तुम्हें भी टॉपिक के नाम बता रहा हूँ। सिंप्लीफिकेशन से पाई चार्ट या वेन डायग्राम बोलो, या डेटा रीडिंग बोलो, डीआई जिसे बोलते हैं, डेटा इंटरप्रिटेशन, उसके बेसिस पे क्वेश्चन हो गई है, ठीक है।
फिर ये हो गया इतने बड़े पैसेज को डेटा की फॉर्म में, डायग्राम की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना। ये पूरा रिप्रेजेंट एक बारी में हुआ तो कितने क्वेश्चंस हो जाएंगे इसके बेसिस पे? एक, फिर दो, फिर तीन, फिर चार, चार क्वेश्चंस हो जाएंगे इस बेसिस पे। अब यहाँ पे क्या आ रहा है सर? ये इनका स्पेसिफिक, ये जनरल अवेयरनेस आ गया। तो इसलिए मैंने तुम्हें जीके कॉम्प्लीमेंट्री दिया है कि अगर तुम्हें जीके नहीं आएगा ना तो तुम्हारी मैथ्स और रीजनिंग की मेहनत बेकार हो जाएगी, पूरी पूरी बेकार हो जाएगी। इन नवंबर 2005 का इम्पोज्ड अ 5 year एंटी डंपिंग ड्यूटी ऑन हॉट रियल एस्टेट फ्रॉम विच कंट्री। और ये सब उस फाइल में तुम्हें मिलेगा, रटना पड़ेगा, बिल्कुल रटना पड़ेगा, बट पेपर भी निकालना है। 1.5 लाख रुपए की जॉब भी लेनी है इन हैंड, तो डेट्स ऑल्सो गुड पैकेज, राइट? ये हुआ सेबी का। अब यहाँ पे आ जाओ नबार्ड में। दिस इज नबार्ड। जैसे तुमने वहां डीआई देखा था, एज इट इज एक रिप्रेजेंटेशन में डीआई ये रहा, इसने डीआई से स्टार्टिंग करी है। डीआई में सब टॉपिक के अंदर गया है परसेंटेजेस। अब एक चीज जो बच्चे समझ नहीं पाता कभी भी, कॉन्सेप्ट वन, कॉन्सेप्ट टू, कॉन्सेप्ट थ्री, ये रहा परसेंटेज, ये रहा एवरेज, और ये रहा रेशो। जो हम पढ़ते हुए गलती करते थे, हमने सर परसेंटेज इंडिविजुअल पढ़ लिया, हमने एवरेज इंडिविजुअल पढ़ लिया, हमने रेशो प्रोपोर्शन इंडिविजुअल पढ़ लिया, बट मेरा क्वेश्चन जब आया पेपर में तो वो परसेंटेज और रेशो प्रोपोर्शन को मिला के क्वेश्चन आ गया। मेरा परसेंटेज प्लस एवरेज को मिला के क्वेश्चन आ गया। मैं तो आंसर ही नहीं दे पाया। क्यों? क्योंकि सर मैं हाफ में अटक गया कि मैंने परसेंटेज तक तो सॉल्व कर लिया, अब उसके बाद रेशो को परसेंटेज से ज्वाइन कैसे करूं, मुझे किसी ने सिखाया ही नहीं, अटक गया। तो मैं तो सर पेपर, मैं तो मतलब एग्जाम के हिसाब से पढ़ के गया हूँ, लेकिन मेरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ हाइब्रिड क्वेश्चंस। ये तुम्हारे सी सेट में बहुत आ रहे हैं, बट पता नहीं कोई नोटिस नहीं करता। हाइब्रिड क्वेश्चंस की दुनिया में आ चुके हो तुम अभी। ठीक है। अब एक चीज जो तुम्हें इन कॉम्पिटेटिव पेपर में मिलेगी, इनमें डेटा बहुत ज्यादा गिवन होता है। तुम्हारे पास टाइम वही है 1 मिनट या 1.5 मिनट सॉल्व करने के लिए, बट ये देखो, ये तुम्हें सॉल्व करने के लिए इतना बड़ा पढ़ना पड़ेगा। कितनी लाइंस है? 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइंस। 8 लाइन पढ़ोगे तो तुम क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। तुम्हारा दिमाग क्या बोलेगा? अरे यार यार, छोड़ 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 छोड़, आगे चलते हैं, आगे देख लेते हैं। जिसकी लाइंस कम होंगी, जिसकी लाइंस कम होंगी वो हार्ड क्वेश्चन होगा। तो हमारे माइंड जो होता है क्या, आराम, आराम ही जीव है। तो वो क्या करेगा, इतने बड़े डेटा को छोड़ देगा। बट अगर मैं उसे बोलूं पढ़ के देखते हैं, और मैं पढ़ूं धीरे धीरे धीरे, और मुझे पता लगे यार ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था, हो गए, मुझे मिल गया आराम से 2 मार्क्स। तो ये सारे ट्रैप्स होते हैं, ट्रैप्स। किन ट्रैप्स को ओवरकम करना है, और यही उस चीज में आता है कि हाउ टू चूज अ राइट क्वेश्चन। ठीक है। एक एंड कंप्लीट 21 डेज में 9 डेज टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन, और कॉन्सेप्ट क्या है? राइट अप्रोच। अब सर ये सारे कॉन्सेप्ट आपको कैसे पता लगेंगे? मतलब जो मैं तो अभी लिख रहा हूँ क्योंकि मेरे को आते हैं, आपको कैसे पता लगेंगे? आई विल शेयर यू अ फाइल जिसमें पूरे मैथ्स के 180 कॉन्सेप्ट्स लिखे हुए हैं। कॉन्सेप्ट्स मतलब आप नंबर सिस्टम देखोगे, 180 कॉन्सेप्ट्स के नाम लिखे हुए हैं, वो हम क्लास में कवर करते हुए चलेंगे कि आज टाइम एंड वर्क में हमने ये पढ़ा, ये वाला कॉन्सेप्ट था। अब तुम्हें इसका एसओपी याद हो गया, तुम्हें बस ये बनाना है और यू विल गेट द क्वेश्चन डन। बस फिगर्स चेंज होंगी, फिगर्स ऑब्वियसली चेंज होंगी। पार्टनरशिप, टाइम, डिस्टेंस, स्पीड। तो हम अभी रेशो, एज, द प्रेजेंट एज रेशो नबार्ड में आया हुआ है, सिडबी में भी आया था। तो इन एग्जाम्स के कुछ फेवरेट टॉपिक्स हैं, उन फेवरेट टॉपिक्स पे 100% कमांड पालो। एलिगेशन एंड मिक्सचर, अगेन कांस्टेंट रेशो क्वेश्चन जो सी सेट में आया था। कॉस्ट प्राइस, ये इजी, इजी, ये सब चलता जाएगा चलता जाएगा। ये आ गए नंबर सीरीज। नंबर सीरीज किसका पार्ट होता है? रीजनिंग का। तो ये भी करने को मिल गया, ये भी, ये सब आ गया इक्वेशन। अब तुम्हें एक एक्स्ट्रा चीज जो सी सेट में अभी तक नहीं पढ़ा रहा था मैं, अब लेकिन पढ़ाना स्टार्ट करेंगे, सिंपल और क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सिंपल और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ये हम पढ़ाना स्टार्ट करेंगे अब सी सेट में भी। तो ये उस तुम्हें 180 कॉन्सेप्ट वाली फाइल में नहीं मिलेगा, बट या मैं एक्स्ट्रा पढ़ाऊंगा अलग से। ये रीजनिंग एबिलिटी अलग से स्टार्ट हो गए। अब रीजनिंग दो टाइप की होती है, मैं एक और चीज समझा देता हूँ तुम्हें। रीजनिंग रीजनिंग दो टाइप की कैसे होती है?
एक रीजनिंग वो जो तुम लोग अभी तक सीखते हुए आए हो, ब्लड रिलेशन, नंबर सीरीज, अल्फाबेटिकल सीरीज, क्यूब्स, इजी। एक सीरीज होती है अरेंजमेंट्स। अरेंजमेंट्स मतलब पजल्स। ये सीरीज सबसे ज्यादा फेमस किस पेपर ने करी थी? कैट ने। अब कैट तो सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी हो गया मैथ्स की, तो उसको कॉपी करने लगे लोग। तो अब हर एक पेपर क्या करता है, धीरे धीरे ये वाला जोन कॉपी करने की कोशिश कर रहा है। तो अगर उससे तुम्हें रीजनिंग के 15 क्वेश्चन देने हैं, तो वो ऐसे देगा 5-6 क्वेश्चन, और ऐसे 3 से 4 पजल्स डाल देगा। पजल का फायदा क्या होता है कि सर एक पजल सॉल्व करने पे कम से कम 3 क्वेश्चन होता है मिनिमम, जिसका मुझे आंसर मिल जाता है। बट ये ट्रैप भी है और ये फेवर भी है, कि अगर मैंने अपने 5 से 8 मिनट या 9 मिनट एक पजल को सॉल्व करने में लगाए, बट इन दी एंड आई डिडंट गेट माई आंसर, सो मेरे 3 क्वेश्चन भी गए और मेरा पूरा टाइम भी गया। तो ये कैसे चूज करना होता है कि सर इन पे जाए या इस पे जाए, क्योंकि इसका डेटा 8 लाइन का होता है, 8 लाइन का डेटा होगा, तो उस डेटा को पढ़ने के लिए टाइम चाहिए पहले तो ये इतनी टेक्निकलिटी कैसे सीखी जाएगी? डेटा को फास्ट पढ़ने के लिए। फास्ट मतलब आंखों से निकालना होता है, कि पजल्स के अंदर सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन दिख रहा है मुझे, कि 2 पीपल्स आर सिटिंग और लेफ्ट राइट अप्रोच लग रही है, दोनों सेंटर की तरफ देख रहे हैं, एक बाहर की तरफ देख रहा है। मैं ये कर सकता हूँ, मैंने ये सीख रखा है। फिर मैं अब टिपिकल लाइन टू लाइन पढ़ के उसे सॉल्व करूंगा। तो ये चीज कैसे आएगी? मिनिमम 2 मंथ की प्रैक्टिस से। 2 मंथ्स प्रैक्टिस, बट आ जाएगी, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ कि ये 100% चीज आ जाती है। तभी फिर रीजनिंग में एकदम से मार्क्स शूट आउट हो जाते हैं। तो ये दोनों तरीके की रीजनिंग हो गई। अब तुमने सेबी देख लिया, सिड भी देख लिया, नबार्ड देखो। ये रहा नबार्ड का पेपर। इंग्लिश चल रही है, इंग्लिश चल रही है। लास्ट सेंटेंस रीअरेंजमेंट 5 ये दे दिए। ग्रामर्स का पार्ट हो गया। सेंटेंस रीअरेंजमेंट, सेंटेंस रीअरेंजमेंट। फिर चले चले हम आगे चले। ये हो गया वर्ड्स, किसकी स्पेलिंग सही है, यहाँ पे कौन से वर्ड्स आएंगे। ये सारी चीज़ हमें कौन सिखाएगा? जो मैंने एक्सरसाइज बताई, क्या बताई? 15 वर्ड्स पर डे। और ये कहाँ से आएंगे? एक ऐप है वो कैप 24 करके, वो कैप 24, मैं तुम्हें लिंक भेज दूंगा। ये वाली ऐप डाउनलोड करना। वन ऑफ द परफेक्ट ऐप जो तुम्हारी वोकेबलरी सुधार सकती है। तुम डेली के उसमें वर्ड्स आते हैं, वो डेली के वर्ड्स ही करने हैं। अब सर ये होता है कि ये तो मतलब बहुत वेग चीज है कि हम कौन सा वर्ड पढ़ रहे हैं और पेपर में कौन सा वर्ड आए, ऐसा नहीं होता। यही इसलिए ये फेमस है। ये नॉर्मल वर्ड्स भी डालता है, उसके सिनोनिम्स एंटोनिम्स भी इस तरीके से डालता है कि तुम्हें कहीं ना कहीं 5 दिन के अंदर जो तुमने वर्ड पढ़ा है वो तुम्हें कहीं ना कहीं रीडिंग में टकरा जाएगा, जिसका तुम्हें पहले मतलब नहीं पता होता, बट अब मतलब पता होगा। तो ये सारा हुआ यहाँ पे। नबार्ड भाई साहब चल रहे हैं, चल रहे हैं, चल रहे हैं। ये आगे इनइक्वालिटीज, इनइक्वालिटीज, लॉजिकल रीजनिंग। 20 सेकेंड का क्वेश्चन, 20 सेकेंड। जैसे मैं बताऊं, के और एस में रिलेशन बताना है, ठीक है? तो अभी ये दो में है, ये दो में है, इन दो को इक्वल बनाया जाएगा। इक्वल कैसे बनेगा सर? दोनों में ई कॉमन है, ई से इक्वल इक्वेशन बन जाएगी और सॉल्व हो जाएगा। और मतलब फिर मैं ऐसे ये और ये करके नहीं देखूंगा, इसका शॉर्ट तरीका होता है। शॉर्ट तरीका होता है 30 सेकेंड का, मतलब 30 सेकेंड भी मैं ज्यादा बोल रहा हूँ। 1 2 3 4 मेरे 4 क्वेश्चन ये हो जाएंगे 2 मिनट के अंदर। तो अगर मेरी रीजनिंग की कट ऑफ हुई 5 नंबर, रीजनिंग की सेक्शनल कट ऑफ 5 नंबर हुई, 4 नंबर तो मैंने यहीं पे ले ली अगर 1 नंबर का एक क्वेश्चन है तो ये ना बहुत स्ट्रेटेजाइज प्ले करना पड़ता है। बहुत ज्यादा स्ट्रेटेजाइज प्ले करोगे तो तुम मतलब ऐसा कभी नहीं हुआ कि तुम अटेम्प्ट देने बैठो थोड़ा पढ़ के और प्रीलिम्स रह जाए। प्रीलिम्स तो 100% क्लियर होता है, 101%। बोट्स, टाइम स्पीड डिस्टेंस, बोट का क्वेश्चन सीडीबी में भी था, नबार्ड में भी था, और यहाँ पर सॉरी सेबी में भी था, सिडबी में भी था, नबार्ड में भी है। पार्टनरशिप सेबी में था। परसेंटेज, परसेंटेज तो देखो कॉमन चीज है जो सीखनी पड़ती है, यहाँ पे भी आ गया परसेंटेज। और ये आ गया, ठीक है, इंटरेस्ट का क्वेश्चन, SICI। प्लेन ऑफ लेंथ x मीटर, देखो देखो जो मैंने TSD के टाइम पे बताया था ना अभी, जैसे अपनी इस वाले फाइल में समझाया था तुम्हें कि 8 9 टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, ध्यान से देखो। प्लेन ए ऑफ लेंथ x मीटर क्रॉसेस अ पोल इन 15 सेकेंड। अब मैंने इतने से ही ये जान लिया, मुझे इसे आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। आई कैन सॉल्व दिस। हाउ? मैंने इस टाइप का क्वेश्चन क्लास में कर रखा होगा, कॉन्सेप्ट पता लग गया कि सर पोल का कॉन्सेप्ट है, मैं आराम से कर सकता हूँ। यहाँ पे एक पोल का कॉन्सेप्ट लगा, यहाँ पे दूसरी ट्रेन आ गई,
उसका उसमें भी पोल का कॉन्सेप्ट है। पोल 1 का एक कॉन्सेप्ट, पोल 2, दोनों का कॉन्सेप्ट सेम है, दोनों को मिला के हाइब्रिड क्वेश्चन बना दिया गया। तो इतना डिटेल में कैसे जाते हैं, मतलब ये कैसे, अभी तक क्वेश्चन पढ़ा भी नहीं फिर भी सॉल्व होने का पता है कि मैं 100% सॉल्व कर सकता हूँ, ये कैसे? मैं टीचर हूँ इसलिए नहीं, बट ये तुम लोग भी सीख जाओगे कि जब हम उसको डाइवर्सिफाई कर देते हैं, उसके इंडेक्स को तोड़ देते हैं। अभी तुम मेंस की अगर तैयारी करोगे, तुम कोई भी स्टेट पीसीएस या यूपीएससी किसी भी मेंस की तैयारी करते हो, तुम सबसे पहले क्या बोलते हो? GS3 है सर, GS3 में कितना कितना सिलेबस है, सपोज करो इंटरनेशनल रिलेशंस है, मैंने इंडिया यूएसए पढ़ लिया, इंडिया चाइना पढ़ लिया, इंडिया जापान पढ़ लिया, इंडिया इसराइल पढ़ लिया। मैं जब भी इन चारों में से क्वेश्चन आएगा मैं आराम से कर दूंगा। और सपोज करो क्वेश्चन आ गया इंडिया और इटली का, मैंने वो पढ़ा नहीं था, तो अब क्या होगा? मैं ढूंढूंगा यार, मैं को ऐसे रिलेट कर सकता हूँ, मैं उसका एग्जैक्ट आंसर नहीं दे पाऊंगा क्योंकि मुझे फैक्ट ही याद नहीं है, मुझे यही नहीं पता कि क्या लिखना है। फिर अब ऐसे ही सिंक्रोनाइज करते चले जाओ कि तुमने लिमिटेड ही पढ़ा है लेकिन बाहर जोन से आ गया, तब हम क्या बोलते हैं? सर पेपर आउट ऑफ सिलेबस था। अरे कैसे आउट ऑफ सिलेबस था? जो तुम सिलेबस की डेफिनेशन जानते थे वो सिलेबस था ही नहीं कभी, वो तो सिलेबस का एक बहुत नैरो पार्ट था। तो पहले अपना आंखें खोल के सिलेबस देखो कितना बड़ा है, कवर करो, सारी चीज मिलेंगी तुम्हें। उनको पेपर क्लियर भी तो कराना है, बच्चों को एडमिनिस्ट्रेशन में भेजना भी तो है, तो वो ऊट पटांग चीज थोड़ी दे देंगे इतनी। सिंप्लीफिकेशन 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 चल रहा है। टाइम एंड वर्क में पाइप का कॉन्सेप्ट, एवरेज मार्क्स कॉन्सेप्ट, एवरेज, ये सब मैं भी तुम्हें इसलिए दिखा रहा हूँ कि हम ये सब पढ़ेंगे। मेंसुरेशन या ज्योमेट्री, दोनों का मिक्स मान लो। हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ठीक है, पाई चार्ट्स, हो गया। अब इतने सारे क्वेश्चन में से आप देखो, एक और चीज दिखाता हूँ तुम्हें, सिडबी है ना, सिडबी पे जाते हैं एक बार, अभी ईपीएफओ भी बताएंगे इसके बाद, नेक्स्ट सिडबी है ये। इसमें 30 क्वेश्चन थे मैथ्स के, शायद 30 या 25 है, आई गेस 30 या 25 है, 30 या 25 क्वेश्चन है, एक बार मैं इसको एग्जैक्ट देखना है। उसमें से जनरल की कट ऑफ सेक्शनल कितनी थी, जनरल की कट ऑफ कितनी थी, कट ऑफ सर 4 या 5 क्वेश्चन थी बस। तो मतलब एग्जामिनर मुझे इतनी छूट दे रहा है कि 30 या 25 क्वेश्चन में से मुझे बस 4-5 क्वेश्चन करने हैं मैथ्स के, 4-5 क्वेश्चन करने हैं, 120 मिनट मिलेंगे, 2 घंटे मिलेंगे सारा कुछ कवर करने के लिए। तो मुझे बस वो क्वेश्चन ढूंढने हैं जो मैं इजिली सबसे कम टाइम में कर सकता हूँ। और ये भी कब आएगा? जब सर मैं सारे कॉन्सेप्ट पे सीख लूंगा। अब सारे कॉन्सेप्ट सीखना और सारे कॉन्सेप्ट में परफेक्शन लाना दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। तुमने सीखे 180 कॉन्सेप्ट, 40 कॉन्सेप्ट तुम्हें नहीं समझ में आए, या तुम्हें ऐसा लगा कि ये मेरे साथ नहीं बैठ रहे, सबके साथ होता है, तुमने छोड़ दिए, बिल्कुल छोड़ दो। 180 में से 120 तो पढ़ेंगे, 100 तो तुम्हारे दिमाग पे आ चुके, 90 तो आ चुके, उन 90 में से इसमें क्वेश्चन ढूंढ लो, मिलेगा 100% मिलेगा तुम्हें, क्योंकि मैं बेसिक तो तुम्हें कभी छुड़वाऊंगा ही नहीं कि बेसिक तो आना ही चाहिए। वो क्वेश्चन पिक करके क्वेश्चन सॉल्व करो, यू गेट योर आंसर। बट अब मैं ये बोल दूं कि सर मैं तो ऑलरेडी चूज करके बैठा हूं कि मुझे 4 ही टॉपिक पढ़ने हैं, रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, एवरेज और ये, तो वहीं पे तुम फंस जाओगे, तुम्हें देखना एक बार सारा पड़ेगा। मतलब यही है ना कि तुमने अभी तक ढंग से नहीं पढ़ा, मतलब ऐसा समझो कि मैं बोलूँ कि सर लेह लद्दाख बहुत ही घटिया जगह है, वहां सांस फूल जाती है, ये वो, लेकिन तुम एक बार गए वहां, तुम्हें पता लगा कि यार क्या औसम जगह थी, मजा आ गया। अभी तक मैंने जो रिव्यूज सुने थे, वो रिव्यूज उन लोगों के पर्सपेक्टिव के हिसाब से बिल्कुल ठीक थे। कोई 80 साल का बंदा ये बोल रहा है कि मुझे लेह में सांस लेने की दिक्कत हुई और उससे हार्ट की भी दिक्कत है, तो उसके हिसाब से तो ठीक चीज है ना, वो उसका रिव्यू बिल्कुल ठीक है। बट उसके रिव्यू से अगर तुम अपनी लेह की ट्रिप कैंसिल कर रहे हो, बेकार। कि यार मैं तो बिल्कुल अभी यंग हूँ, मैं तो आराम से जा सकता था, आई कैन ईजिली एक्सप्लोर द वर्ल्ड, नहीं हो पाया, खत्म। ठीक है, हो गया, ईपीएफ हो गया। और let's discuss what is this program called regulatory bodies prelims aptitude program. So it is a combination of quantitative aptitude, reasoning, English, computer skills and decision making. अब इस प्रोग्राम में ऐसा क्या खास है? See, all the regulatory bodies papers are coming to soon. जैसे जनवरी, दिसंबर, अक्टूबर के अप्रॉक्स में आपको नाबार्ड, सेबी, सिडबी, एग्जाम, ये सारे पेपर्स आते हुए दिखेंगे, IBPS एंड SSC एवरीथिंग। तो उनमें जो उनके प्रीलिम्स में जो सबसे ज़्यादा चीज़ कॉमन है वो क्वांट्स, रीजनिंग, इंग्लिश। अब ये बात आती है कि सर हम इंक्लूसिव कोई एक प्रोग्राम कहीं से भी खरीदते हैं, ये परचेजमेंट प्रोग्राम, तो उसमें ये सेक्शन इतना डीप से पढ़ाया नहीं जाता और उसकी वजह से हमारा प्रीलिम्स में कट ऑफ कभी भी क्लियर नहीं हो पाती, चाहे वो कट ऑफ कम हो या ज़्यादा हो। सो दिस इज़ द प्रोग्राम जहाँ पे आपकी क्लासेस 45 से 60 तक होने वाली है, प्रॉपर डीप में घुसा जाएगा हर एक प्रोग्राम के।
हर एक कॉन्सेप्ट के सारे PYQs कराए जाएंगे। PYQs चाहे वो सिडबी का हो, नाबार्ड का हो, SSB का हो, एवरीथिंग जितना भी कवर हो सकता है, चाहे वो स्टेट PCS हो, UPSC हो, यूपी PCS हो, एवरीथिंग। अब एक और चीज़ जो अभी मार्केट में लॉन्च होने वाली होगी कि ऑलमोस्ट सारे टीचर CSET 2027 का बैच लॉन्च करने पर है। इसी के एक भागा दौड़ी स्टार्ट होगी। बट यू नो क्या ऐसा डिफरेंट होना चाहिए जो लास्ट ईयर के बैचेस में था और इस ईयर के बैचेस में होना चाहिए डिफरेंट, कि एक 20 क्लासेस 25 क्लासेस का कोर्स इज़ मोर देन सफिशिएंट टू लर्न एवरी कॉन्सेप्ट। जो 180 कॉन्सेप्ट है, ऐसा 200 कॉन्सेप्ट्स हैं, वो सफिशिएंट है क्या 25 क्लास में कवर होना? दैट इज़ इम्पॉसिबल। जो भी आपको अभी पढ़ाएंगे वो क्या बोलेंगे कि सर PYQ के हिसाब से कर लो, बट दैट इज़ द रियल ट्रैप। मैथ PYQ के हिसाब से नहीं चल रहा है। इस बार आपने देख लिया, पिछली बार भी देखा था, उसके पिछली बार भी देखा था UPSC CSET की। सो ये कोर्स आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज देता है। इसमें आपकी रेगुलेटरी बॉडीज़ की मैथ्स रीजनिंग कवर हो गई। दूसरी CSET 2027 का ऑलरेडी पूरा बेस बन गया। विद इन 2 to 2.5 months you will be able to handle CSET 2027 पेपर। वाई? बिकॉज यू विल कवर एवरी कॉन्सेप्ट। 200 कॉन्सेप्ट, 180 कॉन्सेप्ट में से आपने पढ़ लिए। सपोज करो आपको 10, 20, 25 कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आए, बट स्टिल यू गॉट अ कमांड ओवर 100+ कॉन्सेप्ट। अभी तक तो अगर हम चाहें, हम सोचें कि नंबर सिस्टम में कितने कॉन्सेप्ट होते हैं, अंदर सब कॉन्सेप्ट्स हम बता भी नहीं सकते। At least you know what you are learning and what are the topics that you can control in the exam. Not even in UPSC CSET 2027, but also on the regulatory bodies paper, SIDBI, NABARD, जहाँ पे UPSC का कैंडिडेट सबसे ज़्यादा फंसता है। वो GS हैंडल कर लेता है, वो मेंस हैंडल कर लेता है, बट वो प्रीलिम्स में अटक जाता है। क्यों अटकता है? बिकॉज ऑफ द क्वान्टिटेटिव रीजनिंग एंड इंग्लिश थिंग। सो यस, उन सबको एक साथ सीखने के लिए ज्वाइन द कोर्स। इट इज़ अवेलेबल ऑन मार्गदर्शन IAS वेबसाइट। एज इट इज EPFO पे भी मिलेंगे। 120 क्वेश्चन आते हैं EPFO में। 120 में 2.5 नंबर का क्वेश्चन होता है। एक 300 नंबर की फाइल होती है। 300 नंबर की फाइल मिलेगी, मतलब सॉरी 300 नंबर का पेपर मिलेगा। जनरल की कट ऑफ 160 और 170 के करीब, मतलब जो सेफ स्कोर लाना होता है वो ये लाना होता है। ठीक है। 120 क्वेश्चन में से डाइवर्सिफाई होके हर एक टाइप का क्वेश्चन मिलेगा। इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स, 4-5 वेराइटीज और। ठीक है, हो गया। अब बचे, अब यहाँ से क्लास होती है स्टार्ट। क्लास हमारी सबसे पहले होने वाली है नंबर सिस्टम की। नंबर सर सिस्टम बेस। EPFO हर साल तो नहीं आता ना? EPFO यार आई डोंट थिंक सो हर साल आता है, मतलब नहीं हर साल तो नहीं आता, लेकिन पिछली बार आया था और इस बार भी आ रहा है। लास्ट ईयर था और इस बार भी आ रहा है, मतलब 100% श्योर है कि इस बार आ रहा है। अच्छा। देखो मैं तुम्हें श्योरिटी के बता दूं, जो पेपर इस बार आ रहे हैं, सिडबी, सेबी, नाबार्ड, EPFO, एग्जिम, IBPS, SO, IBPS, PO। ठीक है, ये तो 100% आ रहे हैं। तभी तो ये कोर्स का महत्व क्यों है। इस कोर्स को इस टाइम पे लॉन्च इसलिए करा गया है कि तुम्हें इन सारे पेपर्स की नोटिफिकेशन धीरे धीरे आते हुए दिखेंगे अभी। तो हमारा नंबर सिस्टम से कॉन्सेप्ट स्टार्ट होगा। नंबर सिस्टम में सबसे पहले हम पढ़ेंगे बेसिक टर्मिनोलॉजीज। पढ़ने में मजा आएगा, बिल्कुल भी बोरियत फील नहीं होगी कि सर होती क्या है, कैसे चलती है क्या चीज। ठीक है। अब इसे स्टार्ट करने से पहले मुझे तुमसे क्वेश्चन एयर करना है कि अब तुम बताओ कि तुम्हारे दिमाग में जो क्वेरीज है, कि इस कोर्स के रिगार्डिंग कोई क्वेरी हो, या फिर जो अभी तक जो भी चीज तुमने सीखी उसके अकॉर्डिंग कोई क्वेरी हो, टेल मी, जो भी तुम्हें जानना है, एनीथिंग। सर जो आपने अभी एग्जाम लिखे थे 7-8, उसमें सर डिग्री भी रेलिवेंस होती है कि कुछ में मतलब सर कॉमर्स वाले बैकग्राउंड के मांगते हैं, कुछ में सभी यूनिवर्सिटी मतलब डिग्री से भी चल जाती है, वो तो डिग्री इशू नहीं। नहीं होगा? हाँ देख, उसमें क्या होता है, जो तुमने डिग्री वाला कॉन्सेप्ट बोला है ना, उसमें जैसे ये सिडबी पेपर है, इसमें पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए। ये ग्रेड चलता है, इसमें भी पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए। नबार्ड में ग्रेड चलता है, EPFO में ग्रेजुएशन चलती है, एग्जिम में ग्रेजुएशन चलती है, इसमें ग्रेजुएशन चलती है, इसमें ग्रेजुएशन चलती है। अब PO में कोई भी बंदा बैठ सकता है। SO का मतलब होता है स्पेशलाइज्ड ऑफिसर। अब स्पेशलाइज्ड ऑफिसर में जो पोस्ट निकल के आती है ना, वो ऐसे निकल के आती है अलग अलग। मतलब स्पेशलाइज्ड ऑफिसर में सर मार्केटिंग की पोस्ट आई है, स्पेशलाइज्ड ऑफिसर में फाइनेंस की पोस्ट आई है, स्पेशलाइज्ड ऑफिसर में हिंदी राजभाषा की पोस्ट आई है। तो जब इनकी नोटिफिकेशन आती है ना, तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट ये सारी पोस्टें आती आती है।
वैकेंसीज डिफर करती हैं कि किसी में 50 बंदे चाहिए, किसी में 10 बंदे चाहिए, वैकेंसीज का अलग मतलब मसला है, बट ऐसा होता है। और ये मैं तुम्हें बता दूंगा कि यहाँ पे कोई है जिसका भी पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं हुआ, एक बार बताओ मुझे। सर पोस्ट, मेरी चल ही रही है। हाँ कोई नहीं कोई नहीं, वो भी एक्सेप्टेबल होता है अगर तुम्हारी पोस्ट ग्रेजुएशन चल रही है, मतलब लास्ट ईयर होना चाहिए। तुम्हारा लास्ट ईयर है या फर्स्ट ईयर है? एक ईयर हो जाएगा, एक सेकंड ईयर के बच्चे आएंगे। हाँ ठीक है ठीक है, हो जाएगा। तो ऐसे तो मैं स्पेसिफिक तुम्हें उन पेपर्स का बताऊंगा, बट इन जनरल ये जो कोर्स लॉन्च हुआ था मैथ्स रीजनिंग इंग्लिश कंप्यूटर के हिसाब से लॉन्च हुआ था, मैथ्स रीजनिंग इंग्लिश मोस्टली। बट ये सारी चीज मैं तुम्हें कॉम्प्लीमेंटरी देना चाह रहा हूँ, क्योंकि सिर्फ इतना करके नहीं होगा। मतलब मैं तुम्हारे टाइम टेबल बनाना, तुम्हारी अकाउंटेबिलिटी मेंटेन करना, ये सारी चीज देना चाह रहा हूँ। और करंट अफेयर्स के साथ कि कितने पेजेस करंट अफेयर्स के पढ़ने हैं, कितने नहीं पढ़ने। उसका बहुत सिंपल रीजन है कि तुम इतना पढ़ के अगर बाकी छोड़ दोगे कि मैं कर लूंगा और मैं देख लूंगा, और तुमने नहीं देखा, तो तुम्हारा तो अटेम्प्ट वेस्ट हुआ। प्लस ये भी हो जाएगा कि फिर जो मेरी मेहनत हुई है तुम्हारे ऊपर वो भी पूरी वेस्ट जाएगी। मतलब ठीक है तुमने सीख लिया ऑब्वियसली, बिल्कुल बहुत अच्छा सीखा है, बट स्टिल वेस्ट तो हुई ना। तो हम उस चीज को अवॉइड करेंगे, और कुछ नहीं। ठीक है, यस सर। चलो थोड़ा सा सीखते हैं बस। 15-20 मिनट नंबर सिस्टम का बेसिक सीखेंगे, फिर वी विल राउंड अप आवर क्लास। और हमारी नेक्स्ट क्लास अभी 28 तारीख को होगी, 26-27 को नहीं होगी, 28 तारीख को। और मोस्टली ये टाइम कंफर्टेबल है हर एक बच्चे के लिए, ये बताओ, इज इट कंफर्टेबल? यस सर। यस सर। ठीक है, ये टाइम लेके यस चलिए। सर। ओके। सर एक और क्वेश्चन पूछ लूँ, थोड़ा सा सिली है। अरे सिली क्या है, सारे क्वेश्चन पूछ भाई, अभी 1.5 महीने तक कोई भी कैसा भी क्वेश्चन आए सब पूछो। अच्छा। बोलो। सो व्हाट इज द राइट एंड द मोस्ट आइडियल वे टू मेक नोट्स ऑफ दिस क्लास? ओके, परफेक्ट। एक तो जो सबसे पहले, ये जो तुम्हें फाइल मिलेगी, ये जो हम लिख रहे हैं एनोटेशन फाइल, ये तुम्हें एनोटेशन फाइल एक हम ग्रुप बना लेंगे, या फिर मैं एक लिंक गूगल लिंक ड्राइव क्रिएट करके उसमें सेंड कर दूंगा, या फिर तुम्हें मार्गदर्शन जहाँ पे तुम जाओगे वहां पे तुम्हें ये फाइल मिल जाएगी। तो जो मैं बोलूंगा वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, तो उस पे बेसिस पे रहो तुम बस। मतलब मैं अलग से तुम्हें स्पेसिफिक जो बोलूँ कि तुम्हारे नोट्स में होना चाहिए वो तुम अपने नोट्स में लिखो। जैसे जब मैं तुम्हें कॉन्सेप्ट्स की डिटेलिंग लिखवाऊंगा कि ये कॉन्सेप्ट क्या है और ये कॉन्सेप्ट कैसे होता है, तो वो सबसे इंपॉर्टेंट है, तुम्हारी फाइल में होना चाहिए। जैसे मैं अभी डायग्राम बनवाऊंगा या कुछ भी बनवाऊंगा वो तुम्हारे नोट्स में होना चाहिए। अदरवाइज तुम यहाँ से भी देख सकते हो, क्योंकि ये सारी चीज तुम्हें यहाँ पे मिलेंगी मिलेंगी, मैं इसमें दब नहीं करूंगा, तुम्हें एनोटेशन फाइल मिल जाएगी। ठीक है, ठीक है। ओके। चलो नंबर सिस्टम से स्टार्ट करते हैं। नंबर सिस्टम से क्यों स्टार्ट करते हैं, हर चीज का क्यों होता है, क्योंकि हम नंबरों की दुनिया में जा रहे हैं। मेरा इमेज आ रही है ना, ठीक है। हम नंबरों की दुनिया में जा रहे हैं, इसलिए रियल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, इमेजिनरी नंबर। नंबर सीरीज, जैसे नंबर सिस्टम जब स्टार्ट हुआ था, तो सबसे पहले उसका बेसिक इन 3 स्तंभ पे रखा गया था कि सर क्या चीज है ये। कुछ रियल नंबर्स होते हैं सर, जैसे रियल नंबर क्या होते हैं, -3, 0, माइन 1.2, 1.555। सर जितने भी नंबर आप अपनी लाइफ में देखते हो, नेगेटिव, पॉजिटिव और पॉइंट्स वाले, नेगेटिव, पॉजिटिव और पॉइंट्स वाले, ये सारे रियल नंबर में काउंट होते हैं। हमारा जितना भी चलने वाला है, जो भी कॉन्सेप्ट चलेगा, वो सब कुछ रियल नंबर पे चलेगा। इमेजिनरी नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर से हमें कोई भी वास्ता नहीं है। इमेजिनरी नंबर आयोटा, इसे आयोटा बोल देते हैं, या फिर ऐसे बोले माइनस ये √-25। हमें इससे ना सीखना है, जो चीज हमारे मतलब की है हम वही सीखते हुए चलेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाता है जब कोई भी रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर, दो नंबर को हम मिला देते हैं, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाता है। छोड़ो इसे, इसे छोड़ो, रियल नंबर पे आना चाहिए बस। रियल नंबर क्या हुआ, जितने भी तुमने नंबर आज तक देखे हैं वो सारे रियल नंबर होते हैं। सपोज करो ये है 3 और ये है 4। अब मुझे बताओ 3 और 4 के बीच में कितने नंबर्स होंगे, बताओ। 3 और 4 के बीच में क्या क्या आना चाहिए, 3.1, 3.2, 3.3, 4, 3.5, 3.6, ब्ला ब्ला ब्ला। ठीक है, क्या इतने ही होंगे या इसके अलावा और भी हो सकते हैं? अगर मैं इसको जूम करूं, 3.1 और 3.2 को मैंने जूम करा, और यहाँ पे मैंने लेंस से
लेंस लगा के एक बार देखा कि इसके बीच में और कोई नंबर तो नहीं है, तो मुझे दिखेगा यहाँ पे नंबर है 3.11, 3.12, 3.13। फिर मैंने इन दोनों को जूम करा, 3.11 और 3.12 को, और मैंने अब लेंस लगाया इनके बीच में, तो मैं देखूंगा मेरे को एक और नंबर मिला 3.111, 3.112। तो सर इफ आई से कि देयर आर लिमिटेड नंबर्स बिटवीन 3 and 4, देन आई एम रॉन्ग। मैं बोलूं कि 3 और 4 के बीच में लिमिटेड नंबर्स होंगे, गलत। देयर आर अनलिमिटेड नंबर्स बिटवीन 3 and 4, क्योंकि सर ये साइकिल इनफाइनाइट तक चलेगी। 3.111, 3.11112, 3.11117 ऐसे चलता जाएगा। ये सारी चीज हमारे रियल नंबर्स में आते हैं। बट सर अब इसी से डिस्टिंक्शन स्टार्ट होता है रियल नंबर का, मतलब इसी से रियल नंबर का डिस्टिंक्शन स्टार्ट होता है कि सर फिर रियल नंबर है क्या, मतलब रियल नंबर में क्या चीज आएगी। चलो, डेसिमल और इंटीजर, अभी पहले इन दो चीज को देखते हैं, डेसिमल और इंटीजर। ठीक है, जस्ट अ सेकंड, जस्ट अ सेकंड, एक मिनट, एक मिनट। ठीक है, चलो, डेसिमल क्या होते हैं बताओ, एनीवन टेल मी, डेसिमल क्या होते हैं? 1.2, 1.3, 1.4, 1.44, 1.45, 1.66666, 0.666, ये सारे डेसिमल है। डेसिमल मतलब सर जो p/q की फॉर्म में है, जिसमें पॉइंट आ रहा है, ये डेसिमल है। बट अभी हम इसको डिटेल में और पढ़ेंगे कि डेसिमल कितने टाइप के होते हैं। और सर फिर आ गए इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं? वो नंबर, दोज नंबर्स विच आर नॉट डेसिमल्स। जब सर मैं रियल नंबर को डिवाइड कर रहा हूं तो मैं दो चीज में कर रहा हूँ, डेसिमल और इंटीजर्स। डेसिमल मैंने आपको बता दिया। अब जो भी नंबर जिसमें डेसिमल नहीं है वो इंटीजर्स हुए। तभी इंटीजर्स क्या होते हैं सर? पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है और जीरो भी होता है। -3, -4, -2, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 1000, 1 लाख, कोई भी नंबर। बट क्या कंडीशन होनी चाहिए इंटीजर्स की? कि सर कभी भी ये पॉइंट्स में नहीं होंगे। they will always be in a raw form. Either they will be negative, either they will be positive, or either they will be zero. Zero is neither negative nor positive. तो हमारा रियल नंबर्स का क्लासिफिकेशन दो तरीके से हुआ सर, एक तो इंटीजर्स और दूसरा डेसिमल। बट सर अब क्या डेसिमल तो बहुत अलग अलग टाइप के दिख रहे हैं, क्या डेसिमल का भी क्लासिफिकेशन हो सकता है क्या? तो बोलूंगा बिल्कुल हो सकता है, डेसिमल का भी क्लासिफिकेशन होता है। अब हमने यहाँ पे हेडिंग डाली डेसिमल। डेसिमल में सर सबसे पहले क्या आया? टर्मिनेटिंग नंबर्स। दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग। अभी ये भारी भारी वर्ड लग रहे हैं, कुछ भी नहीं है, इनको देख के कोई ऐसे पैनिक वैनिक नहीं होना होता। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग। ये भारी इसलिए लग रहे हैं बिकॉज ये प्योर वोकैब है, वोकैबलरी के हार्ड वर्ड्स। टर्मिनेटिंग का मतलब होता है टर्मिनेट करना। जैसे बोलते हैं कि हमने आपकी लीव को टर्मिनेट कर दिया, मतलब हमने आपकी लीव को रोक दिया, स्टॉप लगा दिया। तो ये मतलब हुआ कि सर अगर मैं लिख रहा हूँ 2.5, तो मेरा ये नंबर यहाँ पे खत्म हो चुका। मैं लिख रहा हूँ 3.1, मैं लिख रहा हूँ 0.6, मैं लिख रहा हूँ 7.8, मैं लिख रहा हूँ 7.95, मैं लिख रहा हूँ 8.31, मतलब ये एग्जैक्टली यहाँ पे खत्म हो चुका। बट यहीं पे आ जाता है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग, मतलब वो टर्मिनेट नहीं हो रहा, वो चलता जा रहा है। और चलता जा रहा है तो कैसे चलता जा रहा है सर? रिकरिंग। रिकरिंग का हिंदी मतलब होता है सेम चीज रिपीट होना। रिकरिंग का मतलब होता है रिपीट होना। तो सर अगर मैं जैसे आपको बोलूं 0.3333333, ये चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, तो ये है तो डेसिमल का ही पार्ट। बट सर ये चलता जा रहा है, ये कहाँ खत्म होगा किसी को नहीं पता। तो इसका एग्जाम्पल हुआ नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग। अब इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखते हैं? 0.3 बार। ये शायद आपने जब सी सेट पढ़ा हो तब देखा हो।
सी सेट पहले इस टाइप के क्वेश्चन पूछता था, बट उसे पता लग गया एग्जामिनर बॉडी को कि कितने हलवे क्वेश्चन होते हैं, तो उसने ये पूछना ही बंद कर दिया, वरना पहले 4-5 क्वेश्चन इसके आते थे। 0.4141414141, इसको शॉर्ट में लिखेंगे तो 0.41 बार। ये किस में आए सर? नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग। क्या मुझे ये वर्ड्स जानना जरूरी है? नहीं, 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 ये तो मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, इसलिए तुम्हें आइडिया होना चाहिए कि किसी भी इसका क्लासिफिकेशन कैसे होता है। थर्ड, अब सर ये चीज आए नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। सपोज करो 0.23145678 ये चलता ही जा रहा है, ये रुक ही नहीं रहा, मतलब ना तो रिपीट हो रहा है ना रुक रहा है, तो इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। तो ये होता है डेसिमल्स का क्लासिफिकेशन। हमें याद करना है? नहीं, हमें पता होना चाहिए कि बस कितना है भाई, 1.2 1.3, ये सारे। डेसिमल क्या होता है, इंटीजर क्या होता है, ये पता होना चाहिए। अब हमने डेसिमल को डिटेल में पढ़ा, अब हम किसे पढ़ेंगे सर? इंटीजर्स को डिटेल में पढ़ेंगे। इंटीजर्स, सारा गेम ना वर्ड्स का होता है। कोई भी क्वेश्चन में आता है ना, देयर इज ए इंटीजर दैट आई एम एज्यूमिंग, तो बच्चे को ये पता होना चाहिए कि इंटीजर होता क्या है। जब तक उसे ये नहीं पता होगा कि सर इंटीजर क्या होता है, वो कभी भी नहीं कर सकता उसको। ठीक है, चलो इंटीजर्स पढ़ते हैं। इंटीजर क्या होता है? नेगेटिव, जीरो और पॉजिटिव। -3, -1080 या -10,080, -2, -1, 0, 1 2 3 4 5 6 7, ब्ला 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 अप टू इंफिनिटी। ये सारे क्या होते हैं सर? इंटीजर्स में होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव और ये सारे इंटीजर्स। ठीक है, समझ में आ रहा है अभी तक? बताओ एक बार, क्लियर? यस सर। ठीक है, यस बहुत सर। बेसिक चीज पढ़ रहे हैं अभी, बहुत बेसिक सी चीज पढ़ रहे हैं, है ना? जी। ठीक है, चलो अभी और देखते हैं आगे क्या करना है। अब हम कैसे पढ़ते हैं? नेगेटिव भी पढ़ लिया, जीरो भी पढ़ लिया, पॉजिटिव भी पढ़ लिया। अब दो चीज और पढ़ते हैं। पॉजिटिव इंटीजर्स को जब हम अंदर घुसते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स के, तो हमें बहुत सारी डेफिनेशंस मिलती है। वो क्या डेफिनेशंस होती है सर? कंपोजिट नंबर्स। दूसरे मिलते हैं प्राइम नंबर्स। फिर मिलता है सर ट्विन प्राइम नंबर। अब ये कहीं ना कहीं सबने पढ़ा है, बट ये होता क्या है और इनकी डेफिनेशंस क्या होती है, या फिर इनका समझने का क्या तरीका होता है, वो भी हम चीज देखेंगे अभी। ठीक है, कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर, ये दो चीज में सबसे ज्यादा गेम खेलता है अगर वो एग्जाम में खेल रहा होता है नंबर के क्वेश्चंस में। तो सर प्राइम नंबर वो नंबर है, इट इज दैट नंबर विच इज डिवाइडेड बाय 1 और ओनली बाय हिमसेल्फ। 13 है, 13 प्राइम नंबर है। 13 किस किस से डिवाइड हो सकता है सर? डिवाइडेड बाय 1 ओनली, और या डिवाइडेड बाय 13 ओनली। 5 है, डिवाइडेड बाय 5, 1 ओनली एंड डिवाइडेड बाय 5 ओनली। 17 है, डिवाइडेड बाय 1 ओनली एंड डिवाइडेड बाय 17 ओनली। ऐसे 1 से लेके 100 तक 25 प्राइम नंबर्स होते हैं। प्राइम नंबर्स ऐसे अनकाउंटेबल चलते हुए जा रहे हैं, लेकिन 1 से 100 के बीच में 25 प्राइम नंबर्स होते हैं। 2 जो होता है, 2 इज द फर्स्ट प्राइम नंबर। और एक और 2 क्यों स्पेसिफिक होता है? 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। अब इवन और ऑड पता है सबको, या मैं एक बार बताऊं? इवन और ऑड पता है, राइट? 2 इज द फर्स्ट प्राइम नंबर, 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। 2 के अलावा जितने भी प्राइम नंबर्स आप देखोगे, जितने भी देखोगे, वो सर सारे ऑड होंगे। ऑड कौन से होते हैं सर? जो 2 से डिवाइड नहीं हो पाते। और इवन कौन से होते हैं सर? जिनमें 2 एज अ फैक्टर रहता है, जो 2 से डिवाइड होते हैं। बेसिक डिफरेंस ऑड इवन का। अब अगर मैं ऐसे बोलूं, मेरे से कोई क्वेश्चन पूछा जाए, व्हाट इज द फर्स्ट
ऑड प्राइम नंबर, व्हाट इज द फर्स्ट ऑड प्राइम नंबर? तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर इज 3। सर 2 से प्राइम नंबर स्टार्ट होते हैं, 2 3, लेकिन ऑड प्राइम नंबर सबसे पहला वो 3 होता है। 3 इज द फर्स्ट ऑड प्राइम नंबर। आगे समझ में, प्राइम नंबर समझ में आया सबको? यस। यस सर। प्राइम नंबर समझ में आ गए, ठीक है। अब इसी का अपोजिट होता है कंपोजिट नंबर। अगर प्राइम नंबर ऐसा है जो सिर्फ अपने टेबल से और वन से होता है, तो कंपोजिट नंबर क्या होना चाहिए? वो सर जो किसी से भी हो जाए। जैसे मैं 15 लेता हूँ, 15 सर 3 से भी डिवाइड होता है, 5 से भी डिवाइड होता है, 15 से भी डिवाइड होता है, 1 से भी डिवाइड होता है। तो सर ऐसे नंबर जो प्राइम नंबर्स नहीं हैं वो कंपोजिट नंबर्स होते हैं। ऐसे नंबर्स जो प्राइम नंबर्स नहीं है वो कंपोजिट नंबर्स होते हैं। कोई भी ले लो, 12 ले लो, 27 ले लो, 35 ले लो, मतलब जिसके एक से ज्यादा फैक्टर्स हैं। 5 से भी डिवाइड होता है, 7 से भी डिवाइड होता है, 3 से भी डिवाइड होता है, 9 से भी होता है, 2 से भी होता है, 4 से भी होता है, 6 से भी होता है, 12 से भी होता है, 1 से तो ऑब्वियसली होता ही होता है। तो इन्हें बोलते हैं कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट का मतलब समझ में आया? यस। समझ में आया कंपोजिट का मतलब? अब सर मुझे एक बात बताइए, वन क्या होता है? व्हाट इज वन? Composite number. रॉन्ग। वन इज नाइदर अ कंपोजिट नंबर नॉर अ प्राइम नंबर। वन को एक स्पेशल रूल दिया गया है कि वन इनकी डेफिनेशन में आता ही नहीं है। वन इज नाइदर कंपोजिट नॉर प्राइम। तो आप इसको वन को कभी भी ना तो कंपोजिट में काउंट करोगे ना प्राइम में काउंट करोगे। इफ आई आस्क यू टेल मी टेल मी द फर्स्ट 10 composite numbers. टेल मी द फर्स्ट 10 कंपोजिट नंबर्स। अब ये इसी टाइप से हम क्वेश्चन आंसर की फॉर्मेट में करते रहेंगे कि हमारा दिमाग डेफिनेशन समझने के बाद ये देखे कि मुझसे पूछा क्या गया है। टेल मी द फर्स्ट 10 कंपोजिट नंबर्स। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो जिसे नहीं पता होगा वो क्या लिखेगा? वन। और यहीं पे गलत हो गया, वन होता ही नहीं। टू, सर टू तो प्राइम नंबर होता है। थ्री, सर थ्री भी प्राइम नंबर होता है। फोर, फोर इज माई फर्स्ट कंपोजिट नंबर। फाइव, सर फाइव भी प्राइम नंबर होता है। सिक्स इज माई सेकेंड कंपोजिट नंबर। सेवन, सर सेवन भी प्राइम नंबर होता है। एट इज माई थर्ड कंपोजिट नंबर। नाइन इज माई फोर्थ कंपोजिट नंबर। टेन इज माई नेक्स्ट कंपोजिट नंबर। इलेवन, सर इलेवन प्राइम नंबर होता है। ट्वेल्व कंपोजिट नंबर। थर्टीन प्राइम नंबर होता है सर। फोर्टीन कंपोजिट नंबर। 15 कंपोजिट नंबर। 16 कंपोजिट नंबर। कितने हुए? एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ। इसके बाद 17 प्राइम नंबर सर। 18 कंपोजिट नंबर। ठीक है, समझ में आया? ओके, ये चीज समझ में आ गई सर। अब सर एक और डिस्टिंक्शन होता है जो आपने बहुत बार पढ़ा होगा। क्या पढ़ा था सर? होल नंबर्स और नेचुरल नंबर में क्या होते हैं? सर ये सारे जो डिवीजन है ना, ये पॉजिटिव इंटीजर्स में चल रहा है। पॉजिटिव इंटीजर्स में ये सारा डिवीजन आता है कि पॉजिटिव इंटीजर्स में मैंने सबसे पहले वन पढ़ा, फिर प्राइम नंबर क्या है वो पढ़ा, फिर मैंने कंपोजिट नंबर क्या है वो पढ़ा, को प्राइम अभी मैं आपको आगे क्वेश्चन के थ्रू समझाऊंगा। फिर आते सर होल नंबर्स और नेचुरल नंबर क्या होता है। देखो अब ध्यान से, जब तुम नेचर में थे, जब मैथमेटिक्स डेराइव ही नहीं हुई थी कभी भी, तो मैं सपोज करो मैं एडम हूँ, ठीक है, एडम और ईव वाला एडम। मैं नेचर में खड़ा हूँ और मुझे कोई चीज दिखी, तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि मेरे को पेड़ दिखा। सो व्हाट आई एम सेइंग कि देयर इज वन ट्री, कि वहां पे सर एक पेड़ है। तो नेचुरल नंबर हमेशा वन से स्टार्ट होता है। वन से क्यों स्टार्ट होता है? क्योंकि नेचर में अगर मैं अपने पास बैठा हूं और यहाँ पे कोई मर्सिडीज गाड़ी नहीं खड़ी, तो मैं कभी भी ये नहीं बोलूंगा देयर इज नो मर्सिडीज कार हियर। मैं ये नहीं बोलूंगा देयर इज जीरो मर्सिडीज कार हियर। तभी जीरो नेचर से नहीं मिला हमें, जीरो का इन्वेंशन हुआ था। किन भाई साहब ने करा था? आर्यभट्ट भाई साहब ने। तो जो हमें नेचुरल नेचर से वर्ड मिलते हैं उन्हें हम नेचुरल नंबर बोलते हैं। और नेचर में कहाँ से मिले हैं? वन से। वन टू थ्री फोर अप टू इन्फिनिटी। होल नंबर क्या होता है? यहाँ पे सर जीरो आ जाता है। जीरो, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, ब्ला 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 ब्ला। तो ये आ गए सर हमारे होल नंबर्स। अब ये जो है होल नंबर और नेचुरल नंबर का डिफरेंस बहुत जरूरी है पता होने के लिए, क्योंकि क्वेश्चन एग्जामिनर ट्रैप करता है।
अब बच्चा इसमें कंफ्यूज हो जाता है, जीरो में कौन सा था, होल था या नेचुरल था। इसी पर्सपेक्टिव से याद रखना, जो नेचर से मिला है वो नेचुरल है, और नेचर से हमें जीरो नहीं मिला, नेचर से हमें वन से स्टार्ट हुआ है नंबर्स। ठीक है, समझ में आ गए। अब सर ये चीज भी समझ में आ गई। अब आगे सर प्राइम नंबर्स हमने पढ़े, प्राइम नंबर्स में खूब सारे इस बार सी सेट ने क्वेश्चंस लिए थे, हमेशा देता है सर। लेकिन प्राइम नंबर्स में एक और चीज होती है, को प्राइम और रिलेटिव प्राइम। को प्राइम और रिलेटिव प्राइम, ये क्या होता है? सपोज करो ये पेयर्स में चलते हैं हमेशा, पेयर्स में। सपोज करो एक बॉक्स है और मैंने बॉक्स में दो नंबर डाल दिए। कैसे डाले सर? 8 डाला और 13 डाला। मैंने बॉक्स में दो नंबर डाले हैं, और उन दो नंबर जो हैं वो अपने आप में इतने सेपरेट हैं कि कोई भी उनका कॉमन डिवीजन नहीं है। अगर मैं तुम्हें रॉ भाषा में समझाऊं, तो एक बॉक्स है और मैंने उसमें दो इंसानों को छोड़ दिया, और वो इंसान दोनों से इतने अपोजिट हैं, इतने अपोजिट कि उनकी कोई भी क्वालिटी मैच नहीं करती। एज इट इज उसी चीज को बोलते हैं को प्राइम नंबर। मतलब सर एक बॉक्स में ऐसे दो नंबर हैं जिनका कोई भी सेम डिवीजन नहीं है। मैं सर टू को बोलूंगा तो सर टू टू से डिवाइड होता है, टू फोर से डिवाइड होता है, टू एट से डिवाइड होता है। बट सर 13 जो है सिर्फ वन से डिवाइड होता है और 13 से डिवाइड होता है। मतलब ये भी अलग है और ये अलग है। अगर इन दोनों में से कोई भी मैच कर जाता, कि बाई चांस यहाँ टू आ जाता, तो ये कोप्राइम की डेफिनेशन में नहीं आता। सो कोप्राइम के एग्जाम्पल देखो, 5 और 12, दो नंबर है लेकिन सर 5 तो सिर्फ वन से होता है, तो ये तो प्राइम नंबर हुआ। और 12 सर टू से भी होता है, फोर से भी होता है, सिक्स से भी होता है, 12 से भी होता है। तो क्या ये और ये मैच कर रहा है? नहीं। तो इट इज अ रिलेटिव प्राइम और इट इज को प्राइम नंबर। और एग्जाम्पल लिखते हैं, 3 और 10, बताओ इट इज को प्राइम और नॉट? टेल मी। यस सर। इट इज को प्राइम सर, बिकॉज 3 सर वन से होता है और 3 से होता है। बट सर 10 यहाँ पे 2 से भी होता है, 5 से भी होता है और 10 से भी होता है। तो क्या ये मैच कर दे दोनों? नहीं सर, ये मैच नहीं कर दे। सो को प्राइम नंबर्स विल ऑलवेज अकर इन पेयर, वो दो के पेयर में ही आएगा। को प्राइम का एक और नाम होता है रिलेटिव प्राइम। तो ये चीज एक बार जब एनोटेशन आ जाए तो अपने नोट्स में लिख लेना, ये बेसिक चीज है। को प्राइम और रिलेटिव प्राइम की क्या डेफिनेशन होती है। ठीक है, ये चीज तुम्हें समझ में आ गई। तीन क्या के पेयर एक का को। इवन और एक का ऑड होना जरूरी है? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो मैंने जनरली लिखा है, क्योंकि अब तुम सोचो ना, अगर मैं ऑड इवन लिखूंगा तभी तो मुझे दोनों को प्राइम मिलेंगे। सपोज करो मैं 26 लिख रहा हूँ और 4 लिख रहा हूँ, सर दोनों इवन है, दोनों इवन है। तो ये भी टू का फैक्टर है और इसमें भी टू का फैक्टर है, तो ये को प्राइम कैसे होगा सर? समझ में आई? सर को प्राइम का क्या मतलब है कि उन दोनों में कोई भी कॉमन चीज नहीं होनी चाहिए। और अगर मैं इवन ले लेता हूँ दोनों को, तो इवन का मतलब ही क्या हुआ कि दोनों इवन बनता कैसे है, उसमें टू छुपा हुआ है कहीं ना कहीं। तो सर इसमें भी टू एज अ फैक्टर है, इसमें भी 26 में टू एज अ फैक्टर है, तो इसलिए ये को प्राइम कभी बन ही नहीं सकते। और जैसे भाई साहब ने बोला 3 ले लो, तीन नंबर्स 3, 13 और 5, ये भी को प्राइम का पेयर ही हुआ। बट इन जनरल जो क्वेश्चंस में कभी आएगा, मतलब ये वाली चीज रेयरली आती है बट तुम्हें सीखनी है, कि को प्राइम होता क्या है। कि सर अगर मैंने ये तीन नंबर लिखे तो इन तीन नंबर में से कुछ भी एज इट इज नहीं है, ये तीनों प्राइम नंबर्स हैं सर। तो इनमें कोई भी कॉमन डिवीजन नहीं आएगा, कॉमन इनका कोई भी फैक्टर नहीं होगा। फैक्टर अंडरस्टैंड करते हो? नहीं करते कोई नहीं, अभी धीरे धीरे सीख जाएंगे, अभी कोई दिक्कत की बात नहीं है उसमें। ठीक है, ये होगा। अब मैंने क्या बताया था सर, 1 से लेके 100 तक 25 प्राइम नंबर्स होते हैं। इनका भी एक क्लासिफिकेशन है कि सर 1 से लेके 50 तक होते हैं, 1 से लेके 50 तक होते हैं सर 15 प्राइम नंबर। और सर उसके बाद क्या होता है, 50 51 से लेके 100 तक होते हैं सर 10 प्राइम नंबर। अब ये क्यों लिख रहे हैं? कभी कभार ये इंफॉर्मेशन काम में आ जाती है, कभी कभार आ जाती है। अब तुम्हें 1 से 100 तक जो जो प्राइम नंबर है वो तुम्हें तुम्हारे नोट्स में होने चाहिए। गूगल करना कौन कौन से नंबर होते हैं, 25 वो, और वो अपने नोट्स में लिखना कि ये सारे प्राइम नंबर्स हैं। ये सारी चीज जब हमारी आंखों के सामने रहती है और हम देख लेते हैं, तब हमारा क्वेश्चंस की स्पीड बढ़ती है।
हम देख पाते हैं कि यार ये किसी से होगा या नहीं होगा। सपोज मैं अभी कोई भी नंबर ले लूँ, 93 ले लूँ, मैं पूछूं इसका फैक्टर होगा या नहीं होगा, तो अगर मुझे पता है कि वो प्राइम नंबर है तो मैं देखूंगा कि यार ये तो प्राइम नंबर है, उसका फैक्टर नहीं है, उसे जल्दी से खत्म करके आगे बढ़ो। दैट्स सो सिंपल। एक और चीज, अब टेल मी दी फर्स्ट वन डिजिट नंबर। फर्स्ट वन डिजिट नंबर कौन सा होगा? नॉर्मल पहला एक डिजिट का नंबर क्या होता है? 1, वन। चलो वन लिख लेते हैं। टेल मी दी फर्स्ट टू डिजिट नंबर। 10, 10, फर्स्ट टू डिजिट नंबर 10। 10, टेल मी दी लास्ट टू डिजिट नंबर। 99, 99। टेल मी दी लास्ट वन डिजिट नंबर। 9, वो 9। हाँ। अब ये क्या चीज है? हमें डिजिट का मतलब समझ में आया। डिजिट डिजिट और नंबर्स का क्लासिफिकेशन पता है सर? डिजिट्स नहीं पता तो हम आराम से सीखेंगे, अभी तो ये प्रॉपर कॉन्सेप्ट आने आएंगे। सर नंबर। डिजिट होती है 1 0 to 9, और जो नंबर होते हैं वो मतलब डिजिट का वो होता है, पेयर होता है, मतलब 2 3 डिजिट को मतलब मिला मिला के, जैसे 11 1 1 यस, राइट राइट, 1 वेरी गुड। जैसे सर डिजिट तो होंगी, 0 to 9 ही डिजिट्स होती हैं। डिजिट्स मतलब 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। लेकिन सर जो नंबर होता है, नंबर किससे बनता है? डिजिट से नंबर बनता है सर। तो अगर मैं 1 2 3 लिख रहा हूँ तो मैं इसको क्या बोलूंगा सर? इट इज अ थ्री डिजिट नंबर। एक डिजिट, दो डिजिट, तीन डिजिट। इस नंबर में तीन डिजिट्स हैं। ठीक है, तो डिजिट और नंबर का डिफरेंस समझ में आया। अब एक और चीज लिखो। व्हाट इज द फर्स्ट वन डिजिट प्राइम नंबर? What is the first one digit prime number? 2 What is the answer is 2. Very good. What is the first two digit prime number? 11 11. What is the first three digit prime number? 101. 1, What is the first four digit prime number? 1001 नहीं, 1009. 1001 डिवाइड बाई 11। 1009 प्राइम नंबर होता है, पहला फोर डिजिट। ये अपने नोट्स में होने चाहिए तुम्हारे, इसको नोट्स में अपने लिखो। एनोटेशन से बाद में लिख लेना या अभी लिख लो, ठीक है? ये सारी चीज कैसे हेल्प करती है? अब तुम्हें कभी भी 1009 लिखा हुआ मिलेगा, मतलब अगर तुम्हें ऐसा लगता है ना कि जो बंदे मैथ्स का पेपर डिजाइन करते हैं वो ऐसे ऊट पटांग कुछ भी कर रहे थे, नहीं। वो हमेशा ट्रैप्स पे डिजाइन करते हैं, और दिस इज वन ऑफ द ट्रैप्स। ये सारे ट्रैप्स सीखने होते हैं। वो 1009 लिख के देगा तुम्हें, और कहीं ना कहीं यूज करने का देगा उसे। और तुम्हें तो तुम्हारे दिमाग को पता है कि 1009 इज द फर्स्ट फोर डिजिट प्राइम नंबर, तो तुम उसे आराम से सेग्रीगेट कर सकते हो। यहाँ पे तुम्हारे बीच में और जो तुम्हारा बाजू में कॉम्पिटेटिव बंदा बैठा है, तुमने लीड ले ली आराम से 30 सेकंड की। ऐसे कॉम्पिटिटिव पेपर निकलते हैं। जितनी ज्यादा बेसिक अच्छी चीजें सीख लोगे उतने ज्यादा तुम एफिशिएंट बन जाते हो। ठीक है, ओके। तो आज जो है हम मोस्टली इतने पे ही ओवर करते हैं। मतलब मैं ऑलमोस्ट हमेशा 1.5 घंटे की क्लास पे फोकस रखूंगा, 1.5 घंटे से ज्यादा मतलब वी विल सी, अगर जरूरत लगेगी तो इतना। तो आज ओरिएंटेशन हो गया, समझ में आया कि क्लास कैसे क्या चलेंगी, स्केड्यूल, टाइमिंग यस समझ में आ सर। गई क्लास की। एफर्ट्स तुम लोगों की तरफ से होने चाहिए। जो मैंने एक्सेल शीट वाला चीज बताई है, मैं तुम्हें एक फोटो भी भेजूंगा अभी ग्रुप पे। मुझे एक्सेल शीट वाला हर एक बंदे से चाहिए। देखो, मतलब अगर तुम इस क्लास में आए हो ना, तो तुम्हारे दिमाग में ये होना चाहिए कि मैं 4 या 5 महीने के अंदर आई विल बी गेटिंग एन एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब, या मैं उसके इंटरव्यू तक तो पहुंच रहा हूँ। मतलब उससे पहले अगर तुम रुकने का सोच रहे हो तो इस कोर्स में छोड़ देना, मैं सीरियसली बोल रहा हूँ। मतलब तुम 20 दिन बाद भी बोलोगे ना कि सर मेरा पैसा रिफंड कर दो, मैं 20 दिन बाद तुम्हें तुम्हारा पूरा पैसा दे दूंगा। कोई भी, इट्स नॉट अबाउट द मनी। ओके, मैं मतलब मैं कैट क्लियर करके बैठा हुआ हूँ। मैं 99% आई हुई है 2 बार। स्नैप 99% आई हुई है। मतलब आई नो व्हाट आई एम टीचिंग। मैं 2.5 साल से इस फील्ड में हूँ। सो मुझे जो थोड़ा बेसिक गड़बड़ी चल रही है ना मैथ्स वाली जोन में, इसे थोड़ा सा ठीक करना है अभी। तो तुम्हारी तरफ से एफर्ट लगेंगे, उस स्केड्यूल को फॉलो होना चाहिए। अगर मैंने 20 पेज बोला है तो तुम्हारी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए कि रात में सोने से पहले तुम्हारे वो 20 पेज कंप्लीट हो जाने चाहिए। हो सकता है नहीं समझ में आए, उस बीच में से 5 पेज 10 पेज नहीं समझ में आए, लेकिन तू पढ़ने की कोशिश करना। करंट अफेयर्स है, पढ़ने की कोशिश करना, धीरे धीरे याद होगा। मतलब मजा आ जाएगा जब अपनी ग्रोथ दिखेगी ना 10 दिन में। मजा आ जाएगा, फैन हो जाओगे अपने। तो ये चीज समझ में आ गई।
और एक्सेल शीट का टाइम टेबल समझ में आ गया। और फिर और क्या बचा है, क्लास डू ट्राई कि क्लास जो है लाइव ही आके लो, मतलब अगर कोई इमरजेंसी है तो रिकॉर्डेड में जाना, बट डू ट्राई कि लाइव आके लो। जितने भी तुम वो वोकैब 24 ऐप डाउनलोड करना, और इसमें जो डेली के 10 या 5 वर्ड आएंगे उसका भी मैं तुम्हें स्क्रीनशॉट भेज दूंगा। अगर तुम बोलोगे तो मैं रोज ही तुम्हें एक स्क्रीनशॉट भेज दिया करूंगा कि तुम्हारे आज के ये वर्ड है, इन्हें रीड आउट करना है एक पर्टिकुलर टाइम निकाल के, और ये तुम्हें किस डे मतलब दिन के किस घंटे में करना है, दैट इज योर लाइफ नॉट माइंड। ये सारी चीज आनी चाहिए। और सैटरडे संडे में या तो जब मेरा मन होगा रैंडमली मैं तुम्हें पिक कर लूंगा, बैठा लूंगा साथ में कि आओ रिवीजन करते हैं खुद ही, या तुम लोग एज अ पीयर ग्रुप खुद ही करोगे रिवीजन, या इंडिविजुअल करोगे, वट एवर योर चॉइस। बट ये रिवीजन होगा क्योंकि रिवीजन से निकलेगा। तो तुम्हारा अगस्त स्टार्टिंग होने से पहले मेंस प्री ऑलमोस्ट स्पेसिफिक रेडी होगा जिस भी पेपर के लिए तुम्हें जाना है। So yes, this is the orientation class of today, regulatory batch program. If you have any query, then you can ask me. And if you have any suggestions, then also you can say. बताइए सर, how was it? सर बढ़िया था। ठीक है, समझ में आया कुछ, सही है? यस सर, बढ़िया सर, बिल्कुल बढ़िया। थैंक यू सो चलो, मच सर, इट वाज वंडरफुल। टेक केयर। और थैंक अब यू हमारा सर। क्लास 28 का हो रहा है, ठीक है? हाँ जी। थैंक यू टेक सर। केयर, बाय बाय।